चलिए जो है आज का जो मुद्दा था, जो आज का कहानी थी, उसको जो है शुरू करते हैं। और ये कहानी दोस्तों बहुत पुरानी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर है पूरी तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर जो है केंद्रित होगा। इसमें आपके जो भी सवाल हो और उन सभी को जो है पूछ सकते हो। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बहुत ही अपडेटेड व्यक्ति हूँ, यानी कि मुझे जो है देश दुनिया के बारे में बहुत ही फास्ट पता चल जाता है और सारी खबरों से अवगत रहता हूँ। तो आज दोस्तों तारीख जैसा कि आपको पता है, दिनांक आज है 5 मार्च और शाम के 8 बज चुके हैं। इस समय तक जो भी हुआ होगा मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से और काफी डीप डिस्कशन के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि हवा वही बातें करना, ये कोई न्यूज चैनल तो है नहीं, ठीक है। हम थोड़ा इसको जो है दृष्टिकोण से समझेंगे और आज मैं वो बोलूंगा जो है हो सकता है अमेरिका हमारे ऊपर भी मिसाइल मार दे, या हो सकता है मोदी जी कहीं हमारे ऊपर फेंक के मार दें। तो चलिए जो है आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है कई सुपर पावर एक समय पे हुआ करती थी, और आज जो है एक ही सुपर पावर है जिसका नाम अमेरिका है। आप कहोगे सर कैसे आपको पता चला? देखो, वर्ल्ड जो होता है ना, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, जो दुनिया भर की राजनीति होती है या जियो पॉलिटिक्स होती है, भू राजनीति जो होती है, वो हमेशा शिफ्ट होती रहती है। ये दोस्तों नियम है कि चाहे आपके इंटरनेशनल रिलेशन हो, ठीक है, और चाहे जो है आपके रिलेशन रियल वाले हो, वो कोई भी हो, वो सब इंटरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। इंटरेस्ट का मतलब फायदा, इंटरेस्ट का मतलब आपके हित, यानी कि जो है जब तक हित रहता है तब तक जो है वो रिलेशन जो है वो चलता रहता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है पहले जो है कई सारी पावर जो है रह चुकी हैं, ठीक है। कई जो है एक्सिस थे, जैसे आपको पता है कि पहले जो है ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, फिर आपको फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनका जो है एक समय गौरव रहा करता था। यूरोपियन पावर बहुत ताकतवर रहा करती थी। उसके बाद जो है आपको पता चला कि अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने दम भर जो है पैसे को खूब जो है लूटा। यूरोप से जो है बढ़िया से लूटे का मतलब ये है कि बढ़िया जो है पैसा कमाया, और उस चक्कर में जो यूरोप वाले थे वो जो है हो गए भिखारी, ठीक है। और आज जो है अमेरिका जो है सुपर पावर बना घूमता है। आज हम अमेरिका को जब सुपर पावर कह रहे हैं तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो यह है कि अमेरिका को टक्कर देने वाला, चैलेंज करने वाला आज कोई है नहीं दुनिया में। मैं एक सेकंड जो आपका लेना चाहूंगा, मैं चेक कर लूं कि चल रहा है सब कि नहीं। तो अमेरिका को जो है आज दुनिया में कोई भी जो है टक्कर मतलब दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने जो है पूरा ऐसा खेल समेट करके जो है रखा हुआ है कि आज अमेरिका को कोई भी जो है चैलेंज करने वाला है नहीं, ठीक है। तो आज जब अमेरिका को जो चैलेंज करने वाला, यानी कि उसकी जो है हेजेमनी को कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है, हेजेमनी को कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं, चलिए सब कुछ ओके है। तो अमेरिका दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आज जो रूस है, ठीक है, वो अपने युद्ध में बिंदा हुआ है, चाहे यूक्रेन और रूस की बात कर लो। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो है ऑलरेडी जो है एक नया युद्ध ईरान, इजराइल और यूएसए के साथ स्टार्ट हो ही चुका है। मैं बहुत ही डीप में बात करना पसंद करता हूँ, ठीक है, और अभी जो है मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। साथ ही में आपने अगर अफ्रीका में देखा हो तो सूडान, इथोपिया, ओमान, ये युद्ध जो है ऑटोमेटिक, मतलब युद्ध नहीं कह सकते हैं, छोटे मोटे युद्ध जो है आपने मामले देखे। उसके बाद जो है आपने देखा कि अभी जो है एक नया मुद्दा जिस पे हम आज का टॉपिक जो हमारा केंद्रित होने वाला है, जो कि एक सबसे बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है पूरी दुनिया के लिए बन चुका है, वो दोस्तों है इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में जो है ये जो मामला चल रहा है। दोस्तों आपको पता है कि आज से 5 से 6 महीने पूर्व आपको पता है कि अमेरिका ने जो इजराइल था, इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर अटैक किया था, और ईरान के ऊपर अटैक में उसने कहा था कि आप जो है परमाणु बम भविष्य में जो है वो नहीं बनाओगे। ऐसा जो है ईरान ने कहा था 5 से 6 महीने पहले, जब जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। ईरान के साथ कुवैत पे भी किया था, कुवैत के साथ जो है इजराइल ने जो है कुवैत और ईरान पे जब आक्रमण किया था, यानी कि अटैक जब किया था, मिसाइल छोड़ी थी, ठीक है, तब दोस्तों ये मामला बात उठी थी कि ईरान जो है अपने परमाणु जो कार्यक्रम है उसको बंद कर दे। सवाल ये है कि जब 5-6 महीने पहले जब जो है बात पूरी क्लियर हो चुकी थी, यानी कि जो है ईरान जो है मतलब एकदम स्पष्ट तो नहीं था, लेकिन युद्ध उस समय जो है टल गया था, क्योंकि जो है उस समय लेबनान, हिजबुल्लाह, उस तरफ भी जो है इजराइल बिंदा हुआ था। साथ ही में जो है सारे मुस्लिम कंट्री जो है वो ईरान के ऊपर जब बम चलाया, मतलब जब ईरान के ऊपर मिसाइल जब आज से 5 से 6 महीने पहले दागी थी, तब ये मामला जो है सल्ट गया था, यानी कि जो है फिर जो है मामला टल गया था। लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो जो है जाते हैं अमेरिका। साथ ही में हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर भी डिटेल में भी बात करेंगे। वो जाते हैं इजराइल, और उनके जो है वापस लौटते ही, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है वापस लौटते ही जो है वो इजराइल जो है अटैक कर देता है ईरान के ऊपर। और फिर वही जो है पुराना रायता जो हमेशा से चला आया है कि इजराइल जो है, ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम अपना बंद कर दे, यानी कि यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उस प्रक्रिया को जो है यहाँ पे बंद कर दे, यानी कि परमाणु बम बनाना जो है बंद कर दे, तो जो है इजराइल मानेगा। और अगर जो है ऐसा इजराइल नहीं करता है, यानी कि जो है अगर ऐसा इजराइल ने नहीं, ईरान ने अगर नहीं किया, तो जो है इजराइल उसको थूरेगा, यानी कि मारेगा, और जो है मिसाइल मारेगा, यानी कि एक प्रकार की प्रिवेंटिव इसको कहा जाता है, मतलब अपनी रोकथाम के लिए कि भविष्य में जो है ईरान ने अगर परमाणु बम हासिल कर लिया तो वो जो है इजराइल को हो सकता है खत्म कर दे, पूरा खात्मा खत्म कर दे। तो ईरान जो है अपने परमाणु इनरिचमेंट, यानी कि जो है जो यूरेनियम होता है उसको इनरिचमेंट का कार्यक्रम जो है ईरान कंटिन्यू बनाए हुए था, और ईरान ऐसा बहुत समय से कर रहा है, ठीक है।
जैसे 2020 में जब दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, जो आपको पता है कि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ईरान के ऊपर कास्टा भी लगा हुआ है, जो कि जो है मैं आपको बता दूं कि एक है यूएसए के द्वारा, वो दोस्तों प्रतिबंध करता है कि ईरान के साथ कोई भी व्यापार ना करे। इसमें जो है जिन कंट्री को डाला जाता है कास्टा में, वो जो है उनके साथ यही होता है। जब बराक ओबामा की जो सरकार थी, ठीक है, जब अमेरिका में, तब जो है ईरान के साथ जो है ये डील हो गई थी, ठीक है, कि ईरान जो है मतलब सहमति वगैरह जो है हो चुका था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप आज कोसते हैं कि जो बराक ओबामा थे वो गलत करके गए थे। अमेरिका की जो सबसे बड़ी चिंता है वो यह है कि ईरान कहीं जो है परमाणु बम ना बना ले। जो अमेरिका का जो है छोटा अमेरिका है जिसका नाम इजराइल है, इजराइल की भी यही चिंता है कि ईरान कहीं जो है परमाणु बम ना बना ले। तो दोनों की चिंताएं कई हैं। अब आप कहोगे सर जो है परमाणु बम बना लेगा, मतलब बना लेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? देखो ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारे आसपास जो है पड़ोस में अगर कोई अमीर आदमी होगा और बहुत ताकतवर आदमी होगा, तो वो कभी नहीं चाहता है कि जो नीचे वाले हैं वो कभी भी ऊपर आए। ये दोस्तों हर जगह की रीत है। आप अपने पड़ोसी में देखिएगा, आप कहीं पे भी दुनिया में अप्लाई कर लीजिए, जो व्यक्ति पावरफुल होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जो नीचे वाला व्यक्ति है वो कभी ऊपर आए। यानी कि जब तुम उसके सामने जो है बड़ी बड़ी बातें करोगे, जब तुम ऊपर आने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश पूरी करेगा कि ताकि तुम जो है उसके बराबरी ना आ पाओ। इस दुनिया में दोस्तों एक नियम है कि इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आप तरक्की करें, लेकिन इतनी ना करें कि आप उनसे आगे चले जाएं। ये बड़ा बेहतरीन फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। यानी कि एवरीबॉडी इस दुनिया में चाहता है कि आप तरक्की तो करें, लेकिन उनसे आगे ना निकलें, बस इतनी तरक्की कर लें, ठीक है। तो आपने देखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं। पूरी कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी? स्टार्ट दोस्तों 5-6 महीने पहले ही हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के ऊपर जो है अटैक किया था, और ईरान ने जो है उसके बाद जो है अमेरिका से जो है कुछ बातचीत हुई थी, उसके बाद जो है मामला टल गया था, कहा गया था कि मतलब नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो है ये दोबारा जो है प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई है। इससे पहले जब वो मिडिल ईस्ट में जो है इजराइल ने बम आज से 5 से 6 महीने पहले जब मारे थे, मिसाइल वगैरह मारी थी, तो जितने भी गल्फ की कंट्री थे वो सब त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे थे, और सभी चिल्लाते हुए जो है बैठे जाकर के कतर में। कतर आपको पता होना चाहिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक नेता है, बहुत बढ़िया नेता है, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। तो कतर में सभी जो है मुस्लिम कंट्री जो है, गल्फ कंट्री जो है मिडिल ईस्ट के, सब इकट्ठे हुए जाकर के आज से 5-6 महीने पहले जब ईरान पे इजराइल ने अटैक किया था, यानी कि जो आज हो रहा है वो 5-6 महीने हो चुका है पहले, आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं। तो जब आज से 5-6 महीने पहले जब ईरान के ऊपर जब अटैक इजराइल ने किया था और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्री पे जो है थोड़ा बहुत मारा मुरा था, तब जितने भी कंट्री थे, चूंकि कतर के ऊपर भी जो है मिसाइल दागी थी, तो कतर जो है में सभी लोग जो है इकट्ठे होते हैं जाकर के। और आपको बता दूं कि यमन में जो हौती थे, हौती जो है एक विद्रोही ग्रुप है, ठीक है, जो यमन में रहता है, ठीक है, यमन के लोगों को भी जो है मारा था। यानी कि इजराइल ने आज से 5 से 6 महीने पहले ईरान को भी मिसाइल मारी थी, और ईरान को मारने के साथ साथ यमन में बैठे जो हौती थे, आतंकवादी थे, लड़ाके थे, उनको भी मारा था, और जितने थे सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन उस समय जब 5 से 6 महीने पहले घटना हुई थी, तब ईरान ने जो है बहुत जवाबी कार्रवाई की थी और इजराइल को जो है काफी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। और इजराइल को समझ आ गया था कि अभी जो है वो समय है नहीं, ठीक है, वो समय है नहीं। तो फिर जो है 5 से महीने पहले जो काम हुआ था, उसके बाद जो है सभी मुस्लिम राष्ट्र जो है देखते हैं कि ये तो ईरान के ऊपर हो रहा, गल्फ यमन के ऊपर हुआ, कहीं अगला नंबर हमारा ना इजराइल लगा दे। तो 5 से 6 महीने पहले जो है सभी राष्ट्र इकट्ठे होते हैं जाकर के कतर में। कतर की राजधानी दोस्तों दोहा है, और कतर जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक बढ़िया नेता है। कतर में इकट्ठे होते हैं जाकर के, ठीक है, सब कहते हैं कि प्रभु जो है अब क्या किया जाए। तो सभी जो है एकदम जाते हैं अमेरिका के पास, अमेरिका से पूछते हैं। अच्छा, कतर के ऊपर जो है जब ये कतर में बैठक चल रही थी 5 से 6 महीने पहले, ईरान और यमन के ऊपर जब अटैक हुआ था इजराइल के द्वारा, उसके बाद जब डर के कारण जो है सबको इकट्ठा हुआ था कतर में, तो वहीं पे इजराइल ने फिर बम मारा था, मतलब मिसाइल जो है फिर मारी थी। मैं बार बार बम और मिसाइल कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए कुछ मारा था, बात खत्म, ठीक है, इतना दिमाग नहीं रहता है कि क्या मतलब चीज थी। तो फिर जो है एक ऑफिस उड़ा दी थी कतर की। तो उसने देखा कि मतलब हम लोग तो मीटिंग करने आए, हम तो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और इसने जो है इजराइल ने कतर के ऊपर भी मार दिया। मतलब 2 लोगों के ऊपर अटैक किया, एक तो ईरान और एक यमन, और ये इस कारण बस जो है सारे मुस्लिम राष्ट्र डर गए, और डर के परिणाम स्वरूप वो जो है बैठे जाकर के कतर में, और कतर में जाते ही जो है उसकी भी जो ऑफिस थी वहां पे भी जो है बम, यानी कि जो मिसाइल थी वो इजराइल ने मार दी। ऐसा होते होते जो है अब सारे सोचते हैं कि हमारा सबका आका है कौन? तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के पास जो है सारे मुस्लिम राष्ट्र जाते हैं कि सुरक्षा तो एक ही आदमी दे सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा प्लान तरीके से किया कि इजराइल से कह दो कि इजराइल जो है इधर बम मारे, और ये सारे जो है भागते हुए गए कहाँ? अमेरिका गए। अमेरिका गए, और अमेरिका ने जो है कहा कि भैया जो है कुछ हमें इंसेंटिव दो, मतलब हमें कुछ प्रॉफिट दो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है गल्फ की यात्रा पे आते हैं, इजराइल आते हैं। कुछ आतंकवादी एक्सचेंज करने थे, इजरायली नागरिकों को लेबनान का जो हिजबुल्ला है उससे एक्सचेंज करने थे, तो इसलिए जो है वो जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आते हैं, और जो है यहीं पे आते आते जो है कई सारे जो है इन्वेस्टमेंट लेकर के जाते हैं, और साथ ही में कतर जो है उनको हवाई जहाज भी देता है। तो अच्छा खासा पैसा जो है गल्फ कंट्री में आकर के डोनाल्ड ट्रंप लेकर के जाते हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, पैसा लेकर के जाते हैं।
साथ ही में एक सपना भी दिखा कर जाते हैं गाजा सिटी का, साथ ही में जो है एक सपना देकर जाते हैं और कहते हैं कि सारा मामला जो सल्टा हुआ पड़ा हुआ है, जो लेबनान का, जो हिजबुल्ला आतंकवादी का, आपको पता है कि गाजा, ठीक है, ये तो बहुत पुराना मामला है जो पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में जो फैला रहता है, उसमें कहा कि इस मामले को सुलटाने के लिए जो है हम 20 जो है पीस 20 जो है 20 जो है पीस प्रस्ताव दिए थे, मतलब पीस मतलब शांति के लिए जो है 20 पॉइंट ऐसे थे जिसको 20 कहा जाता है, ठीक है, 20 पीस जो है पॉइंट दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि कहा था कि अगर ये हिजबुल्ला मान लेता है और लेबनान वगैरह जो है फिलिस्तीन वगैरह अगर मान लेते हैं तो हम गाजा सिटी बनाएंगे। और फिर उनका देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है हमेशा एकदम पैसे से एकदम भूखा हुआ आदमी है, ठीक है, एकदम चालाक आदमी है, एकदम जो है मतलब नेगोशिएशन में नंबर 1 आदमी है, ठीक है। तो ये सारे जो है गल्फ कंट्री को देखो पहले मरवाता है, ठीक है, फिर सारे गल्फ कंट्री अमेरिका जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो कहता है पैसा, तो फिर जो है वो वापस आता है, अपनी जो है पूरी एकदम पब्लिसिटी करता है। मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था, पब्लिसिटी करने के बाद जो है बढ़िया से जो दिखाता है कि देखो एक्सचेंज हो रहा है, आतंकवादी जो है एक्सचेंज किए जा रहे हैं, इजराइल के नागरिक एक्सचेंज किए जा रहे हैं, इजिप्ट आते हैं और उसके बाद जो है पूरा कर करा करके चले जाते हैं, बढ़िया पैसा जो है मोटा छापते हैं, यानी कि इजराइल को ही पहले उकसाया कि प्रभु तुम जो है इसको मारो, और उसके बाद जो है वापस डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं। अब दोस्तों ये कहानी जो है चल रही थी, कंटिन्यू चल रही थी, आपने देखा कि उसी बीच जो है बोर्ड ऑफ पीस आता है, बोर्ड ऑफ पीस में कहा गया कि जो लोग इसमें से मेंबर बनना चाहते हैं वो $1 बिलियन का जो है पैसा दें, जिसमें जो है हमारे तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे उनकी तरफ से भी जो है कुछ लोग गए, ऐसा सिग्नल मिला कि रूस और भारत जो है बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना चाहेगा। अब क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि डर सभी को लगा हुआ है, ठीक है, सब कोई जो है डोनाल्ड ट्रंप से डरा हुआ है। रूस चूंकि जो है पूरा लड़ते लड़ते यूक्रेन से उसकी इकोनॉमी जो है चरमरा चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध को कब तक खींचोगे बेटा। इंडिया जो है उसको चूंकि इकोनॉमिक रूप से नुकसान हो ही रहा है, उसका पैसा डॉलर रुपया वगैरह सब गिर रहा है, तो इंडिया को भी बहुत भारी जो है नुकसान हो रहा था। तो ऐसा सिग्नल मिला कि रूस और इंडिया जो है $1 बिलियन पे करके सिंपल सा जो है बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनेंगे, और यूएन का रिप्लेसमेंट लेकर के डोनाल्ड ट्रंप आए कि यूएन जो है बेकार हो चुका है, यूनाइटेड नेशन बेकार हो चुका है, बोर्ड ऑफ पीस ही करेगा जो करना होगा, और उसका जिसको मेंबर बनना है वो $1 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट हमारे में करे, तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन जाए, उसके बाद हम गाजा सिटी बढ़िया डेवलप करेंगे और बढ़िया सारी चीजें करेंगे। इसी बीच होता क्या है, ये सारी चीजें चली रही थी, इस बीच आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आपको पता होना चाहिए कि भारत को लेकर के कई सारी बयानबाजी कर रहे थे, जिसमें से जो है अल्टीमेटली फिर वो एपिस्टीन फाइल वाला जो है मुद्दा आता है। एपिस्टीन फाइल जो है 3 जनवरी 2026 को जो है एपिस्टीन फाइल पब्लिक चली जाती है, और जैसे 3 जनवरी 2026 को एपिस्टीन फाइल पब्लिक जाती है, वैसे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको जो है उठा लिया जाता है, बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके। हालांकि यूएस का जस्टिफिकेशन है कि हम अपने पड़ोसी को जो है, पड़ोसी हमारा गलत है, ठीक है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए जो है अपनी पड़ोसी को ठीक कर रहे हैं, और वेनेजुएला को, क्योंकि जैसे मान लो हमारा बांग्लादेश है, वो कभी कभी चौचलेपन करता रहता है, तो उसको नहीं समझ आता है कि इंडिया को उसको धो देना चाहिए। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन ने भी जो है नाटो में जाने की जिद की थी, तो रूस ने जो है यूक्रेन को धो दिया था। ऐसे जो चाइना का तिब्बत है, तिब्बत भी जो है ज्यादा इंडिया के फेवर में आने की कोशिश करता है, तो चाइना तिब्बत को धो देता है। इसी प्रकार से दोनों पूरी दुनिया में जो मैं बात करूं तो वेनेजुएला को जो है इसी प्रकार से थूरा गया, यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो थे, उनको अमेरिका जो है रातों रात उठा लेता है 3 जनवरी 2026 को, जब जो है एपिस्टीन फाइल खुलती है, ताकि एपिस्टीन फाइल के जो पाप थे उनको थोड़ा सा जो है सफाया किया जा सके। ये कहानी पूरी आगे चली रही थी। साथ ही में जो है आपने देखा कि फिर उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी की जो है कुछ जिक्र होता है एपिस्टीन फाइल में। एपिस्टीन फाइल में जब नरेंद्र मोदी जी का जिक्र होता है तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहीं, बल्कि उसके जो सेक्रेटरी हैं हमारे देश के, रणधीर जायसवाल, एक विक्रम मेसी भी हैं, तो रणधीर जायसवाल जो है एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत आते हैं, कहते हैं कि जितनी भी जो बातें हैं एपिस्टीन फाइल में जो मोदी जी का नाम मिला हुआ है, एक हमारे भारत सरकार के जो एक मंत्री भी हैं जिनका नाम हरगोविंद नाम से है, सिंह पुरी, जो तेल के मंत्री हैं शायद, पेट्रोलियम मंत्री, उनका भी नाम उसमें होता था। कांग्रेस वाले बहुत पहले से कह रहे थे कि इसमें जो है हरदीप सिंह पुरी जी का जो है नाम इसमें निकलेगा, 100% निकलेगा, और मोदी जी का नाम भी जो है एपिस्टीन फाइल में निकलता है। थोड़े दिन बाद आप देखते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत स्टार्ट होती है। उसमें जो नरेंद्र मोदी जी का जो नाम था वो इजराइल अमेरिका के साथ लिंकअप करके दिखाया गया था, उसमें अनिल अंबानी का भी नाम था। अनिल अंबानी के साथ अभी बहुत दिनों से आपने देखा होगा तो ईडी जो है उनके पीछे पड़ी हुई है, अनिल अंबानी के पीछे, अगर आपको ना पता हो। नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें था, उसमें ये जिक्र था कि नरेंद्र मोदी जी जो है डांस किए हैं इजराइल में 2017 की जब यात्रा की थी इजराइल की, और 2017 के बाद अभी 2026 में की है। और उसके बाद आप देखते हो कि चंद दिनों के बाद अमेरिका से मोदी जी की बात होती है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप से बढ़िया बात होती है, और उसके बाद आप देखते हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो है भारत को धमकी देते हैं कि आप रूस से तेल खरीदना जो है बंद कर दो। जब एपिस्टीन फाइल जो है वो पब्लिक हो गई, ठीक है, जब एपिस्टीन फाइल जो है जब पब्लिक हो गई, ठीक है, तब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है धमकी देता है। जब एपिस्टीन फाइल पब्लिक हो गई, याद रखिएगा ये सारा खेल शुरू कहां से हो रहा है मैं आपको पूरा सब बता रहा हूं, ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊंगा। आज हो सकता है कि कुछ की आग भी लग जाए, हो सकता है मेरी लाइव इसीलिए रुक रही हो
लेकिन ये है जो मैं डीपली आपको बातें बताऊंगा, आप जब भी इस लेक्चर को देखेंगे आपको पूरा जो है मामला क्लियर हो जाएगा कि खेल चल क्या रहा है। पहले आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किस प्रकार से गल्फ कंट्री के ऊपर जो है यमन, ईरान के ऊपर अटैक करवाया, और जब वो मिलने गए कतर में फिर अटैक कराया, वापस आए, ईरान गल्फ कंट्री से इन्वेस्टमेंट बटोर ले गए। उसके बाद जो है एपिस्टीन फाइल आती है। एपिस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता है। मोदी जी का नाम आने के तुरंत बाद जो है जो रणधीर जायसवाल हैं वो जो है एकदम स्टेटमेंट जारी करते आकर के हैं कि ये सब जो है फर्जी बात है। नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है उस्मान लंबानी, ठीक है, इनके अलग अलग नाम है। देखो क्या था कि जो एपिस्टीन नाम का व्यक्ति था जो 2019 में मर चुका, बहुत बड़ा स्मगलर और बहुत बड़ा जो है ब्लैकमेल टाइप का व्यक्ति था। उसका चरित्र चित्रण तो मैं यहाँ पे क्या ही करूँ, बहुत ही बेहुदा, ठीक है, व्यक्ति था जिसकी 2019 में जो है हत्या करवा दी गई। हालांकि और आपको पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप तो जो देखो वो पुराना बेशरम आदमी है, ठीक है, उसको मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम जितना बदनाम करना हो, मतलब वो बदनाम करने के लिए ही लगा हुआ है। मतलब उसने पूरी जिंदगी भर जो है बढ़िया से ऐसे की और बुढ़ापे में जो है बन गया डोनाल्ड ट्रंप और बढ़िया से जो है प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, और बढ़िया से जो है अच्छे से जो है जिंदगी को बटोर रहा है और वो सब कुछ कर रहा है जो वो करना चाहेगा। वो पहले जो है पत्रकारिता में भी रहा है, मैं आपको बता दूं कि पहले जो है पत्रकारिता में भी रहा है। तो उसको बहुत जल्दी रहती है कि किसी भी चीज़ को जल्दी जो है न्यूज़ के तौर पे डाला जाए। जैसे किसी की पर्सनल चैट को जो है तुरंत जो है पब्लिक कर देना, ट्विटर पे आकर के अपने ट्रुथ पे आकर के पब्लिक करता है। ट्रुथ उसका जो है सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया मतलब खुद ही का है। जैसे एलन मस्क का ट्विटर है, एक्स है, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ है। तो डोनाल्ड ट्रंप पैदाइशी जो है वो बिजनेसमैन रहा है और बिजनेसमैन की नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होती है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले पत्रकारिता में भी रहा है बहुत पहले, तो उसकी जो है वो एक चुल जाती नहीं है कि मतलब हम पीस प्रेसिडेंटम, मतलब हम जो है पीस प्रेसिडेंट हैं, शांति के पुरस्कार जो है हमें को मिलना चाहिए। इसी बात आपने देखा कि शांति के पुरस्कार के लिए जो है उसने इतना चुल्ल मचाया, लेकिन नॉर्वे का जो शांति पुरस्कार है वो इसको नहीं मिला, ठीक है। और वो किसको मिलता है, वो वेनेजुएला में एक महिला को मिलता है, और उन महिला को जो है 2 पैसे की शर्म नहीं आती, वो अमेरिका जाती है और डोनाल्ड ट्रंप को सौंप करके उन्हें जो है उसका हकदार बना करके जो है चली आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वेनेजुएला में शांति स्थापित कर दी 3 जनवरी 2026 को एपिस्टीन फाइल के खुलने के बाद। बात समझे। इसी बीच आपने एक मुद्दा देखा, थोड़ा सा मैं अभी मैं जो मेन मुद्दा चल रहा है उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा क्या मानना है कि अभी आप समझोगे उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकवर्ड का अंदाजा होना चाहिए, है ना। तो आप देखते हो कि ग्रीनलैंड वाला मुद्दा भी जो है आपने देखा कि पिछले दिनों जो है काफी चर्चा में रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो है 51वां स्टेट जो है उसको बनाना ही चाहते थे। जब ग्रीनलैंड को हथियाने की बात हुई तो सारे यूरोप कंट्री जो है एक हो गए, सभी जो है बोर्ड ऑफ पीस में नहीं गए शामिल होने। कोई भी यूरोप कंट्री जो है बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने नहीं गया। जो उसकी बैठक वगैरह हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो हुआ था आपसे, चाहे बोर्ड ऑफ पीस का हो, कोई भी जो है यूरोप का बड़ा कंट्री वहां पे पार्टिसिपेट करने गया नहीं। और सबने जो है एक सुर में, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं सबने जो है डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी कि यदि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश की तो हम सभी यूरोप कंट्री अपनी अपनी सेना जो है भेजेंगे ग्रीनलैंड में, और ऐसा बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को हम करने नहीं देंगे। सारे के सारे यूरोप कंट्री ने एक साथ एक आवाज में जो है डोनाल्ड ट्रंप को उनको आईना उनका दिखा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है जब वो ग्रीनलैंड लेने की बात कर ही रहे थे, उसी समय जो है कनाडा के जो प्रेसिडेंट, कनाडा के जो वहाँ के हेड हैं, ठीक है, कार्नी उसका नाम है, और जो कि अभी भारत में मुंबई आए हुए थे और अभी यात्रा से जो है वापस गए हैं, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो कार्नी भी जो है काफी गुस्साए हुए थे। वो समझ रहे थे कि वेनेजुएला का नंबर लगाया, वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का नंबर लगाया, ग्रीनलैंड के बाद 51वां स्टेट जो है हमारा कनाडा बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही में ये भी कहा था कि जो ग्रीनलैंड है उसको हम ऐसे कब्जाएंगे भी नहीं, ग्रीनलैंड को हम बहुत अच्छे से कब्जाएंगे। वो क्या करेंगे, सीधा पैसा बांट देंगे जाकर के, और हर कंट्री चाहता है कि अमेरिका का बनना चाहता है, ठीक है, देशभक्ति के तेल लेने, ठीक है। तो सारे यूरोपियन कंट्री ने जो है, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रान जो है मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी जो है पब्लिक कर देता है। उसके बाद मैक्रान भी जो है काफी खिसिया जाते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नेताओं को अपनी नेता नगरी चमकाने का एक होड़ मची हुई है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, जिसमें जो है मैक्रान जो है काफी स्पेशल है। उसके बाद आप अभी हाल ही में देखते हो कि भारत में जो है दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट होती है, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो एकदम कमाल कर दिया और धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, ठीक है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी हटाओ, एआई समिट जो है उसमें आप देखते हो कि भारत ने जो है इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट जिसमें मानव फार्मूला दिया गया। साथ ही में आपने हाल ही में भी देखा कि जो एआई के ऊपर जो भारत में समिट हुई उसमें दुनिया भर के जो है बड़े बड़े टेक के जाइंट हैं, टेक इंडस्ट्री के जो जाइंट हैं वो आए। बिल गेट्स नहीं आए क्योंकि उनका एपिस्टीन फाइल में नाम था, उनको लाया नहीं गया। फिर जो है एआई समिट की जिस प्रकार से जो है पूरी दुनिया में जो है चर्चे हुए, कहीं अच्छे चर्चे हुए, कहीं बुरे चर्चे भी हुए। जैसे कांग्रेस के जो कुछ मेंबरगण हैं उनका उसमें घुस जाना, और ओडिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है नाम खराब करने की पूरी कोशिश, पूरी साजिश हुई। इसी बीच आपने देखा कि गलगोटिया के बाद चलो उसको साइड कर दो, एआई समिट निपट गई, फ्रांस सब निपट गया। उसके बाद जो है आपने देखा कि किस प्रकार से जो है थोड़े दिन बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री हमारे जो है वो इजराइल की यात्रा पे जाते हैं, और इजराइल की यात्रा पे जाते ही जो है जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री जो बहुत समय से बने हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज हैं। और किसी ने कहा था, किसी महान नेता ने ही कहा था, किसी महान धुरंधर ने ही कहा था कि आने वाले समय में जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जो नेता हैं, अपने पापों को छिपाने के लिए क्या करेंगे, तो युद्ध कंटिन्यू करना चाहेंगे।
तो वही प्रेसिडेंट जो रसिया के हैं व्लादिमीर पुतिन वो भी कर रहे हैं, यही बेंजामिन नेतन्याहू भी कर रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है शांति में थे, उनके पास कोई युद्ध करने को कुछ था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि जो है क्यों ना जो है हम ईरान को जो है अगला टारगेट बनाए, क्योंकि ईरान के पास अगर जो है कहीं एटम बम आ गया, परमाणु बम आ गया, तो खतरा बहुत बड़ा जो है उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही में आपने एक चीज़ और देखी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का आपने एक ट्रैंगल देखा। सऊदी अरेबिया अच्छा भारत में इन्वेस्टमेंट की तो बात बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितनी कहकर जाता है उतना काम करता नहीं है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने जो है स्ट्रेटेजिक एक अलायंस साझा किया, जिसमें ये कहा गया, ये बड़ी बात है, जिसमें ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को जो है एक ही समझा जाएगा। अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है तो माना जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, और पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक हुआ तो माना जाएगा कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ। ये एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो है तिकड़म देखने को आपको मिला। हाल ही में आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, वो नोटिस करने वाली चीज़ यह है कि जो पाकिस्तान है और जो तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान, ठीक है, जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, उनके बीच भी आपने जो है कई बार झड़प देखी। और पाकिस्तान में जो है जो ग्वादर, जो पीओके, जो पीओके से जो है एक सीपेक गुजर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका भी जो है फंड पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। उसका भी पैसा पाकिस्तान ने मांगने की कोशिश की चाइना से कि भैया थोड़ा पैसा और दे दो, थोड़ा काम बहुत बढ़ जाए सीपेक का। तो उसमें भी जो है जो पाकिस्तान में जो बलूच इलाका है, जो सिंध वाला प्रांत है, ठीक नहीं, जो बलूच वाला इलाका है, बलूचिस्तान वाला, वहाँ पे जो वहाँ के लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही अपना जो है विद्रोह कर रहे हैं और वहाँ पे सीपेक पे काम करने नहीं दे रहे हैं। फिर साथ ही में आपने देखा कि किस प्रकार से तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो है कई बार झड़प अभी हाल ही में हुई। तो ये दोस्तों जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है एक ट्रायंगल तो आपको देखने को मिला, एक झड़प जो है देखने को मिली। एक तो युद्ध ये चल रहा छोटा सा। फिर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि चाइना जो है, चीन जो है वो आए दिन धमकी दे रहा है कि हम जो है, जो ताइवान है, ताइवान जो है हमारा है और ताइवान जो है चाइना का अभिन्न हिस्सा है। ताइवान मैं आपको बता दूं तो वो चाइना का ही दरअसल पहले हुआ करता था। कुछ नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी नेता थे 1945 में जो है ताइवान भागकर चले गए थे और उन्होंने जो है अपनी नेशनल डेमोक्रेटिक मतलब जो है वहाँ पे पार्टी बना ली और ताइवान जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ताइवान को लेकर के जो है आपने देखा कि ताइवान जो है वो उस पर जो है हमेशा चाइना अपना हुक्म जताता रहता है। चाइना की जो मेंटालिटी रही है वो हमेशा जो है ऐसी रही है कि वो हमेशा समय को खरीदता है, वो हमेशा टाइम को जो है बाय करता है, मतलब अच्छा समय देखता है। जैसे 1962 में जब भारत पर आक्रमण किया तब अमेरिका जो है क्यूबा क्राइसिस में जूझ रहा था और रूस क्यूबा क्राइसिस जूझ रहा था। चाइना इस तलाश में है कि उसको एक मौका मिले, कहीं अच्छे से जो बड़ी पावर है वो बिंद जाए, तब जाकर वो ताइवान को जो है कब्जा करे, जिसके लिए वो जो है अक्सर ताइवान के आसपास मौत की तरीके से मंडराता रहता है, उसको धमकी देता रहता है कि ताइवान बेटा तुम्हें हम कभी भी कब्जिया लेंगे। उधर जो है आप देखते हो, उधर आप देखते हो, देखो चाइना जो है हमेशा क्या करता है कि सलामी स्लाइसिंग करता है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि हम आपके बैंक अकाउंट से एक एक रुपए उड़ाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बैंक अकाउंट से कितना पैसा पूरी भारत भर से हमने गायब कर दिया। इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है बॉर्डर काटते रहो। ये चाइना की पॉलिसी का हिस्सा है। जो पाकिस्तान का हमारे साथ, इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो जो है आइडियोलॉजिकल वार है, यानी कि जो विचारधारा का युद्ध है, इस्लामिक टेररिज्म, प्रोपोगेंडा। जो पाकिस्तान का भारत के साथ है वो रिलेशन का जो मेन दुश्मन है वो है पाकिस्तान का जो टेररिज्म है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है। चाइना जो इंडिया के साथ करता है वो दोस्तों सलामी स्लाइसिंग करता है, छोटा छोटा जो है काटता रहता है, जगह को अंदर बनाता रहता है। और जो वहाँ का जो माओ था, माओ का जो 5 उंगली का सिद्धांत था, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, ये सभी को जो है चाइना कब्जियाना चाहता है। और चाइना कई बार जो है अरुणाचल प्रदेश में, अभी आपने हाल ही में देखा कि अरुणाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति जो है वो चाइना में जाता है और कहा जाता है कि चाइना, ये अरुणाचल प्रदेश में तुम इंडिया का पासपोर्ट कैसे लिए हो, ये तो चाइना का हिस्सा है। और उनके नामकरण कर देना चाइना के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाके में वहां पे गांवों का निर्माण करना। देखिए ये स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है, ये जो है एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि आप बॉर्डर के पास गांवों को जो है, गांव दरअसल जो है बसाने से क्या होता है कि थोड़े दिन बाद वो लोग उस टेरिटरी को क्लेम करने लगेंगे। ये दोस्तों एक साजिश, ये एक बहुत ही एक्सपर्ट मतलब जो है इसकी चीज़ आप समझ सकते हो कि जब हम क्या करते हैं, जब हम गाँवों को जो है, विलेज को बसाना स्टार्ट करते हैं बॉर्डर के पास, तो उनसे हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस होता है वो तो कहीं स्ट्रांग होता ही है। जैसे अगर चाइना करेगा तो चाइना का स्ट्रांग होगा, इंडिया करेगा तो इंडिया का स्ट्रांग होगा। जैसे आपने कारगिल वाले जो समय में देखा होगा तो इंटेलिजेंस जो हमें मिला था वो एक चरवाहे से ही मिला था, आपको पता होना चाहिए। जब हम गाँवों को वहाँ पे बसा देते हैं, जब वो गाँव बड़े हो जाते हैं, तब उनसे जब हम प्लेबिसाइट करवाएंगे तो हो सकता कह दें कि हम जो है चाइना में जाना पसंद करेंगे। तो यानी कि इंडिया का इलाका कहाँ चला जाएगा, चाइना में चला जाएगा, प्लेबिसाइट करा करके, जनमत संग्रह करा करके। तो इसलिए स्ट्रेटजी हर देश चलता है कि बॉर्डर पे जो है गाँवों को बसाओ, और वो जब रेस उस कंट्री की आगे बढ़ेगी तो उस पर थोड़े दिन बाद जो है जब वहाँ पे कुछ वायलेशन होगा जो लाइन का, तो वहाँ पे प्लेबिसाइट करवा लिया जाएगा और उसके बाद जो है जहाँ पे वो जाना चाहेंगे उसमें जो है वो मिल जाएंगे। चाइना में चाहे चाइना में, इंडिया में चाहे इंडिया में। तो दोस्तों चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का आपने ट्रायंगल को समझा। फिर आपको ये तो पता ही है कि म्यांमार के साथ जो है हमारा कालाधन जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो तो कई समय से चल ही रहा है, ठीक है। और म्यांमार को जो है अक्सर चाइना जो है उकसाता रहता है और
ठीक है। और उसके बाद जो म्यांमार से रोहिंग्या हैं उनको इंडिया में खदेड़ा जाता है, वो बांग्लादेश आते हैं और बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं। तो ये चीज़ आपने देखी। साथ ही में आपने एक चीज़ और जो है देखी होगी कि एक पॉजिटिव चीज़ इंडिया के लिए हो चुकी है, वो दोस्तों यह हो चुकी है कि श्रीलंका का जो डेप्ट क्राइसिस था वो तो दोस्तों जा ही चुका है। श्रीलंका अपना बढ़िया काम कर ही रहा है, श्रीलंका को समझ आ चुका है। बांग्लादेश में जो जो वहाँ की जो मुस्लिम जो जनता थी, जो बहुत दिनों से हवा जो काटे हुए थे, वहाँ के स्टूडेंट जिन्होंने मात्र 6 सीटें ही जीत पाई बांग्लादेश में, जो है मैं आपको बता दूं तो वहाँ पे जो है नेशनल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, वो जो खालिदा जिया वाली है, वो तो दोस्तों वहाँ पे सरकार बनी चुकी है। यानी कि बांग्लादेश कम से कम शांत हो चुका है, ये भारत के लिए अच्छी बात है। म्यांमार जो है वो हमेशा चाइना के द्वारा भड़काया जाता है और उससे जो है इंडिया के ऊपर इफेक्ट होता है। फिर रोहिंग्या जो है वो आसाम के माध्यम से, कहीं वेस्ट बंगाल के माध्यम से इंडिया में एंट्री मारते हैं। उसके बाद आपने थोड़े दिन पहले अगर और आपने अच्छे से थोड़ा सा देखा हो तो आपने देखा होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी जो है एक युद्ध चला था, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, जिसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने काफी धमकी दी, तो फिर जो है वो शांत हो गया, अपना मामला सलटा लिया। आसियान जो कंट्री है, मैं आपको बता दूं, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है, वो दोस्तों अमेरिका के पिछलग्गू होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूएस इजराइल अभी जो ट्रायल में चल रहा है, तो आपने देखा कि इजराइल में जो है, जैसे इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से वापस आते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत होता है। और प्रधानमंत्री जैसे ही जो है वहां से छूटे ही थे कि इजराइल आक्रमण कर देता है ईरान के ऊपर। अब सवाल यह है कि इस टाइमिंग को ही क्यों चूज किया गया, टाइमिंग को क्यों चूज किया गया, कि मतलब इजराइल को आक्रमण करना था तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने के बाद ही तुमने क्या स्टार्ट कर दिया। तो आप थोड़ा सा जो है कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये डीप डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। और ऐसा कहीं पे आपको कंटेंट मिलेगा नहीं। ठीक है। इसलिए ऐसे चैनल को प्रमोट कीजिए जहां पे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया जाता हो। बाकी ऊपर ऊपर जानना हो तो बहुत सारे जो है आपको बता रहे हैं और उनको देख सकते हो। ऐसे चीज़ों को प्रमोट कीजिए। फिर आपने देखा कि आप यहाँ पे एक बात समझिए, ये ट्रायलेमा आप थोड़ा सा देखिए, यूएस इजराइल इंडिया, यूएस इजराइल इंडिया, एपिस्टीन फाइल, यूएस इजराइल इंडिया। कुछ याद आया? नहीं याद आया, मैं याद करवा देता हूँ। आपने देखा कि इजराइल ने जो है इंडिया के ईरान के ऊपर जो है अटैक किया, और ईरान ने भी जो है रिटेलिएट ढंग से, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं और वो डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो डेवलप होना चाहते हैं, पैसा मोटा कमाना चाहते हैं। उनके लिए कोई जो है पैसा ही धर्म है वहाँ का। तेल बेचो, बढ़िया पैसा कमाओ और खूब डेवलपमेंट करो। यूएई वगैरह जो गल्फ कंट्री है, सबका यही प्रिंसिपल, यही धंधा, यही सेट, यही सब कुछ रहता है। तो जब जो है जो गल्फ कंट्री हैं उनके ऊपर जब ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान दोस्तों सबके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। मतलब गल्फ कंट्री जो है मिडिल ईस्ट के, उनके ऊपर भी काम चालू हो जाता है, चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कोई भी हो, कतर हो। ठीक है। सबके ऊपर जो है ईरान, क्योंकि इन लोगों को दर्द होगा तो ये अमेरिका जाएंगे और फिर जो है युद्ध को रुकवाने का काम करेंगे ये लोग। इसलिए इनकी नब्ज को पकड़ो। जैसे नहीं पुरानी पिक्चरों में होता था कि हीरो जो है वो किसी को किडनैप कर लेता था जो सगा होता था, ऐसे ईरान जानता है कि अमेरिका की नब्ज जो है वो मिडिल ईस्ट में है। लेकिन ईरान नहीं जानता है कि अमेरिका वो व्यक्ति है, मतलब हमारे कानपुर में एक है ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक है। तो ईरान ने जो है मिडिल ईस्ट पे आक्रमण किया, ईरान ने जो है मिसाइल जो है दागी इजराइल के ऊपर, ईरान ने फिर किसी को नहीं छोड़ा। अभी कल ही की बात है, ये निकल के आया है कि ईरान ने जो है टर्की के ऊपर भी जो है, टर्की एक नाटो कंट्री है, आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी जो है मिसाइल छोड़ दी। टर्की के ऊपर भी जो है मिसाइल छोड़ दिया, ना कि उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया। आपने देखा कि इजराइल ने जैसे ईरान के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक किया, ईरान का पहले ही दिन जो ईरान के धार्मिक लीडर हैं और पूरी दुनिया में उनकी काफ़ी प्रसिद्धि है, काफ़ी ख्याति है। ठीक है। उनका नाम दोस्तों यह है खेमनेई। ठीक है। अहमतुल्लाह खेमनेई। वो दोस्तों पहले ही दिन जो है शहीद वो हो जाते हैं। कहा जाता है कि वो जानबूझकर हुए ताकि उनके विचार जो है वो आग की तरीके से फैलें। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हमारे भारत में भी जो है उनमें काफ़ी मातम मनाया गया। जो मुस्लिम लोग हमारे देश में हैं उन्होंने काफ़ी दुख मनाया, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर थे, धार्मिक लीडर थे, अहमतुल्लाह खुमैनी। ठीक है। ये ईरान की सत्ता में जो है, मतलब एक प्रकार से जैसे हमारे पे प्रेसिडेंट होता है वैसे वहाँ पे वो होते हैं ईरान में अहमतुल्लाह खुमैनी। अहमतुल्लाह खुमैनी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि 1979 में 1979 से पहले ईरान में जो सरकार होती थी वो रजा पहलवी की होती थी। और रजा पहलवी के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रजा पहलवी जो है वो प्रो अमेरिका थे। 1979 में 1979 में ईरान की क्रांति होती है और रजा पहलवी की सरकार हट करके वहाँ पे अहमतुल्लाह खुमैनी आते हैं। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू में जो है उनसे एक सवाल एक बार पूछा जाता है कि अहमतुल्लाह खुमैनी आप किसको जो है अपना दुश्मन मानते हो सबसे बड़ा। ये उस समय की बात है 1979 की तरफ की। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना हिचकिचाहट, बिना हेजिटेशन के जो है जवाब देते हैं कि मेरा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो इस दुनिया में अमेरिका है। और उन्हें शायद ये बात बहुत पहले से पता थी। और आपने देखा कि यूएस जो है इजराइल को फंड करता है,
कि तुम आक्रमण करो ईरान पर, और ईरान के पहले ही दिन जो सुप्रीम लीडर थे वो मारे जाते हैं। अच्छा, अमेरिका ने जो है क्यों नहीं अटैक किया ईरान के ऊपर? इसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं। देखो, अमेरिका कभी भी खुले खुले रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता है, और अमेरिका कई बार हार भी खाया है, ठीक है, सुपर पावर है, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ी हो जाती है, अहंकार बस, ईगो जो है ना, वो रावण का भी जो है, मतलब उसमें भी जो है रावण भी गया, ठीक है। तो जैसे अमेरिका जो है अफगानिस्तान में मार खाया, अमेरिका जो है वियतनाम में मार खाया, अमेरिका कई जगह पे मार खाया हुआ है। इतिहास में अगर उठा के देखोगे, वियतनाम में उसका खूब पैसा बर्बाद हुआ, कोई फायदा नहीं मिला, अफगानिस्तान में भी कोई फायदा नहीं मिला। दोस्तों, हमारे इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे तो एक आइलैंड है मॉरिशस। मॉरिशस का दोस्तों जो है, मॉरिशस का एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। ये युद्ध होने से पहले बहुत 10-15 दिन पहले जो है, मैंने टेलीग्राम पे अपने बताया था कि अमेरिका जो है अभी युद्ध के फिराक में है नहीं। उस समय डोनाल्ड ट्रंप का मानना था, डोनाल्ड ट्रंप दरअसल यूके को समझा रहे थे। देखो, डियागो गार्सिया जो है ना, वो जो है मॉरिशस का है, लेकिन यूके जो है उस पर अधिकार अपना जमाता है, और अमेरिका चाहता है कि वो हमें मिल जाए, क्योंकि अमेरिका जो है अपना बेस बनाना चाहता है नीचे डियागो गार्सिया में, ताकि जो है इजराइल के ऊपर अगर अटैक करना हो, नहीं, ईरान के ऊपर अटैक करना हो, तो नीचे डियागो गार्सिया इंडियन ओशियन से किया जा सके। तो डियागो गार्सिया को लेकर के जो है डोनाल्ड ट्रंप बार बार बता रहे थे यूके को कि डियागो गार्सिया वो मॉरिशस को जिसका है उसको ना लौटाओ, इसको अपने पास बना के रखो, तुम मूर्ख आदमी हो, यूके तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अमेरिका के बहुत सारी कमांड होती हैं। जैसे अभी जो मिडिल ईस्ट वाली कमांड है, जहां पे जिस कवरेज में ईरान आता है, उसको दोस्तों हम यूएस सेंटकॉम कहते हैं, यूएस सेंट्रल कमांड, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूएस सेंटकॉम। यहाँ पे अमेरिका के कई बेसेस हैं, ये जो सऊदी, कतर, ये जो गल्फ कंट्री है, यहाँ पे जो है वो बना के रखा हुआ है। जब ईरान ने जो है, ईरान ने सिर्फ इजराइल को नहीं मारा है, ईरान ने जो है गल्फ कंट्री को भी मारा है, और गल्फ कंट्री में ही एक कंट्री है जिसका नाम है यूएई, वहाँ के जो है सलमान, शायद उनका नाम है, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान शायद कुछ नाम है। उन्होंने ही जो है रिक्वेस्ट किया था अमेरिका से कि ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ऐसा खबरों से पता चला है, इनको मार डालो, इनको ख़त्म कर दो, जो अहमतुल्लाह खुमैनी है। तो अहमतुल्लाह खुमैनी को जो है फाइनली इजराइल जो है धाक लगा करके जो है उनको मार डालता है, ठीक है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो जैसे ही मारे जाते हैं वहाँ पे बसते हैं जो उनके, देखिए इजराइल ये जो है बस रिलीजियस हेड थे, ठीक है। इसलिए हमारी तरफ से जो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सब मुद्दा बना ही क्यों, मतलब ये युद्ध स्टार्ट ही क्यों हुआ। इसमें अगर मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है ईरान का। ईरान को अगर एटम बम बनाना था तो अपना शांतिपूर्वक ढंग से बना सकता था, नेगोशिएशन कर सकता था, और बैठ करके कुछ ऐसी शॉर्टकट तरीके अपनाता। जब उसका बन जाता तब जाकर के जो है मतलब चिल्लाता कि जो है हाँ हमने बना लिया है, जैसे इंडिया ने किया था। लेकिन ईरान की हमें इसमें कोई डिप्लोमेटिक विन विन सिचुएशन लगी नहीं। लेकिन ईरान के पास दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतिहास में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव ईरान के पास है। ईरान की जो दुश्मनी है, मैं आपको बता दूं, ईरान जो है इराक से भी लड़ चुका है। ईरान दोस्तों बहुत पहले से मतलब लड़ता हुआ आया है। ईरान के पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है अमेरिका क्या करता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे बताने के पीछे कारण यह है कि 1979 में जब 1979 में ईरान की जब क्रांति हुई थी, तभी ईरान के लीडर अहमतुल्लाह खुमैनी से पूछा गया था कि आप सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते, तो वो कहते थे अमेरिका। यानी कि अहमतुल्लाह खुमैनी की नजर तो 1979 से अमेरिका के ऊपर थी। यानी कि अमेरिका कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को अंजाम देता है, इस सब की खबर ईरान को है, और ईरान को भली भांति पता है कि इनसे निपटना कैसे है। फिर आप कहोगे सर अहमतुल्लाह खुमैनी क्यों मारे गए? इसमें जो है उनकी जो सोच हो सकती है वो ये हो सकती है कि क्रांति को भड़काना, जैसे भगत सिंह ने भड़काई थी। दूसरी ओर जो अहमतुल्लाह खुमैनी है, उनकी जो इमेज है वो जनता में बहुत बुरी है। क्यों बुरी है? क्योंकि थोड़े दिन पहले जो है उन्होंने महिलाओं को लेकर के, जो नकाब वाला वहाँ पे रहता है, बुरका वाला रहता है, महिलाओं की आज़ादी को लेकर के उन्होंने जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया अहमतुल्लाह खुमैनी ने, बहुत गलत किया। और वहाँ पे जो है मतलब फंडेड लोगों को जो है बाहर से बुला बुला करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों के ऊपर, मासूमों के ऊपर जो है बहुत सारे अत्याचार जो है अहमतुल्लाह खुमैनी ने, आज़ादी उनको नहीं दी, और आज़ादी से जो उनको नहीं जीने दिया। और वो धार्मिक लीडर थे, और वो इस्लाम की जो विचारधारा थी उसको थोपना चाहते थे जनता के ऊपर, वो फ्रीडम नहीं देना चाहते थे। इसलिए ईरान की जनता कहीं ना कहीं अंदर से ही तंग आ चुकी थी कि अहमतुल्लाह खुमैनी जो है वो देश को सत्यानाश मिलाने में लगे हुए हैं। मतलब फ्रीडम महिलाओं को नहीं देते हैं, स्वतंत्रता नहीं देते हैं। स्वतंत्रता दोस्तों जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज का जब मोबाइल का दौर हो तो मोबाइल हर किसी के पास है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली जो वैल्यू है वो तो फैलेंगी, आकर ईरान में भी फैलेंगी। तो अहमतुल्लाह खुमैनी से जो है जो ईरान की जनता थी वो खुद ही त्रस्त थी, मतलब खुद ही जो है वो हारी हुई थी कि ईरान, अच्छा ईरान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक शिया कंट्री है, ठीक है। कैसा कंट्री है? शिया कंट्री है। शिया होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पे दरअसल बहुत समय पहले सफाविड एम्पायर हुआ करता था। जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, या वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि ईरान पे एक समय में सफाविड एम्पायर हुआ करता था। उस सफाविड एम्पायर को बेजेंटाइन एम्पायर से खतरा था, जो ऑटोमन एम्पायर था, जो ऑटोमन एम्पायर था उससे जो है सफाविड एम्पायर को खतरा था। सफाविड जो समय था वही आज ईरान है, और सफाविड में जो है सुन्नी ज्यादा थे। याद रखिएगा, ऑटोमन एम्पायर सफाविड एम्पायर को कहीं कब्जिया ना ले,
इसलिए सफाविड यानी कि ईरान की पॉपुलेशन सुन्नी होने के बावजूद भी उस समय जो सफाविड था उसने ईरान को डिक्लेयर कर दिया था एक सुन्नी कंट्री। ये बात आपको हो सकता है ना पता हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ईरान जो है वो सुन्नी कंट्री आज है, लेकिन जब सफाविड ने उसको डिक्लेयर किया था तो उसके पीछे जो सुन्नी डिक्लेयर करने की जो पीछे सोच थी वो ये थी कि ऑटोमन जो है उसके ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि हम अलग हो जाएंगे, जो ऑटोमन होगा वो सुन्नी होगा, हम सिया हो जाएंगे, ईरान सिया हो जाएगा, सफाविड सिया हो जाएगा। लेकिन उस समय जो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली जो है सुन्नी ही थी ईरान में, आज जो है सिया है ईरान में। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आया कि जो अहमदुल्लाह खुमैनी है वो काफ़ी पुरानी तरीके से जो है वहाँ पर 1979 से बैठे हुए 1979 से, उनकी डिप्लोमेटिक हार जो है यहाँ पे मानी जा सकती है कि उन्होंने जो है क्या मतलब जो है ये सब नौटंकी करने की जरूरत थी, मतलब जो है क्या जो है एटम बम ऐसा क्या बनाना था जिससे मौत से हाथ धो बैठे। यह एक स्ट्रेटेजिक डेथ थी जैसे जो है लोगों के अंदर जो है चिंगारी भड़काई जाए, और वाकई में ऐसा देखने को भी मिला कि इंडिया में भी आपको देखने को मिला और ईरान में भी जो है बहुत सारे लोग युद्ध के बीच में जो है उनकी कब्र पे जो है उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें जो है कई सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अहमदुल्लाह खुमैनी की जो इमेज थी वो ईरान में काफ़ी बेहतरीन अभी भी बनी हुई थी। ये चीज़ें जो है आपको समझ आई कि जो अहमदुल्लाह खुमैनी थे वो तो चले गए, अब जो युद्ध बचा हुआ है, अब ईरान जो है वो गल्फ कंट्री जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनको भी मिसाइल मार रहा है, जो इजराइल है उसको भी मार रहा है, और भविष्य में किसको मारेगा इसके बारे में अंदाजा है नहीं। सबसे दुख की बात यह है थोड़ी सी, मैं देखिए थोड़ा सा डीप में बात करना पसंद करता हूँ, ठीक है, वैसा आपने कवरेज कहीं पे देखा नहीं होगा, बड़े बड़े चैनल फेल होंगे इस लाइव के सामने, अगर कोई देख ले तो मैं गारंटी लेता हूँ बड़े बड़े चैनल फेल हो जाएंगे इस लाइव के आगे, सिर्फ एक लाइव के आगे। फिर आपने देखा है अब कोई यहाँ पे जो है टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा है एग्जैक्ट, तो मैं आपको सिंपल से बता दूं कि ईरान जो है आज सबको मार रहा है। कल देखो टर्की के ऊपर कोशिश किया, टर्की एक नाटो कंट्री है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि टर्की के ऊपर अटैक करोगे तो टर्की के ऊपर अगर हो गया तो सारे नाटो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर इजराइल को मारेंगे, ईरान को मारेंगे। तो इजराइल आखिर चाहता क्या है, क्या मतलब जो है इन्वाइट करना चाहता है, ईरान पे कब्जा करना चाहता है। देखो इजराइल ईरान के ऊपर कब्जा करना नहीं चाहेगा, इसके पीछे दो कारण है, एक तो ईरान जो है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ईरान, दूसरी ये है कि ईरान पे जाओगे कैसे, जैसे पाकिस्तान जो है बांग्लादेश ले तो लिया लेकिन बांग्लादेश जाओगे कैसे, ठीक है, तो जाओगे कैसे, तो ईरान पे कब्जा तो नहीं करना चाह रहा होगा, ठीक है, बस वो जो है झुकाना चाह रहा है कि ईरान जो है अल्टीमेटली सरेंडर हो जाए और तबाह हो जाए पूरा तरीके से, जैसा जो है। अच्छा, अमेरिका ने जो है परमाणु बम दरअसल जो है वो ईरान के पास है नहीं, ठीक है, ईरान के पास जो है परमाणु बम है नहीं, लेकिन ईरान जो है दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को डराने के लिए वो कभी कभी कहता है कि उसके पास परमाणु बम है ताकि लोग उससे डरें। अब ये वाकई में उसके पास है या डराता है, या वो जो उसमें यूज होने वाला जो मटेरियल है जो यूरेनियम है क्या उसको वाकई में उसने इनरिच कर लिया है। हालांकि जब आज से 5 से 6 महीने पहले जब इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर अटैक किया था तब अमेरिका के B2B जो बॉम्बर हैं उन्होंने भी जो है ईरान की कई जगह पे जो है अटैक किया था, और B2B बॉम्बर जो है अमेरिका ने भेजे थे ईरान में और बम गिराए थे और वापस चले गए थे, तब अमेरिका ने भी किया था, आपको पता होना चाहिए, आज से 5-6 महीने पहले। अब ईरान के पास बम है कि नहीं है ये तो एक अलग थ्योरी है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने सब खेला रचा है। ऐसा तो नहीं कि इजराइल को जो है मदद करने के लिए, इजराइल की मतलब की पूर्ति करने के लिए, इजराइल की मदद के लिए, इजराइल को जो है पपेट के तरीके से यूज करने के लिए आज इजराइल को मदद कर रहा हो अमेरिका, और झूठी अफवाह फैलाए हुए है बम की, ताकि ईरान को जो है वो सही किया जा सके और ईरान को जो है तबाह किया जा सके, जैसा उसने इराक के केस में किया था 2003 में कि इराक के पास क्या है, इराक के पास है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जबकि बाद में जो है पता चलता है कि वहाँ पे कुछ निकलता ही नहीं है, जांच में पता चलता है कहीं ऐसे खेल ईरान के पास भी तो नहीं रचा जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो सवाल तो ये भी करना बहुत लाजमी है। जब अहमदुल्लाह खुमैनी की डेथ होती है, जब अहमदुल्लाह खुमैनी की डेथ होती है ईरान में, तो सबसे बड़ा एक जो सवाल दोस्तों निकल के वो ये आता है कि भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। मतलब भारत जो है ये पूरे माहौल में पूरी तरीके से शांत है, कोई बयानबाजी नहीं, कुछ नहीं। अहमदुल्लाह खुमैनी एक धार्मिक लीडर थे, चलो मान लिया कि धार्मिक लीडर थे, और भारत की जो डील है वो अमेरिका से हो चुकी है। एपस्टीन फाइल के बाद आपने देखा कनेक्शन, आप समझते जाइए, पूरा डील हो चुकी है अमेरिका से, अमेरिका ने टैरिफ को घटाई दिया है, और अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी जो है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस एक्ट के तहत जो है टैरिफ पूरी दुनिया में जो टैरिफ टेररिज्म जो खेला जा रहा था उसको भी जो है अवैध और गलत ठहराया। तो टैरिफ आज भारत के ऊपर 18% आ चुका है, और जो डील होनी थी अमेरिका के साथ वो तो अभी भी लटकी हुई पड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी कल कहा भी था कि मतलब जो है कोई भी जो है जितने भी देश हैं अभी जैसे जो युद्ध चल रहा है उसमें आप देखोगे तो जो इस बार जो यूरोप वाले हैं वो खुल करके अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको पहली बार पावर में देखने को मिलेगा। यूरोप वाले पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं इस युद्ध में। वैसे तो जो है वो हमेशा पिछलग्गू बन के रहे हैं यूरोप वाले अमेरिका के। कैसे? जैसे आप इतिहास उठा करके देखिए तो अमेरिका के जो यूरोप है वो हमेशा अमेरिका के पक्ष में रहा है, लेकिन अभी आपने कल देखा कि स्पेन और भारत को जो है चुल्लू भर पानी में आगे खालिस्तान भर लीजिएगा। क्या करना चाहिए वो आप खुद कीजिएगा तय, मैं आपको पहले थोड़ा बताता हूं। देखो स्पेन जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ,
स्पेन ने जो है पूरा तरीके से मना कर दिया कि हम अमेरिका के साथ युद्ध में नहीं जाएंगे और ये सब जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो अमेरिका बता रहा है कि ईरान के पास परमाणु बम है, वो इजराइल की मदद कर रहा है सिर्फ, और ईरान को फालतू में जो है मैं स्पेन जो है वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। मैं खास बात आपको बता दूं कि जो स्पेन है ना, स्पेन जो है वो नाटो का कंट्री है और अमेरिका भी नाटो का कंट्री है। यानी कि एक नाटो का कंट्री दूसरे नाटो के कंट्री को आईना दिखा रहा है। स्पेन एक छोटा सा देश अमेरिका को खुल के कह रहा है कि हम तुम्हारे इसमें साथ नहीं देंगे और तुम हमारी जगह का उपयोग करके अपने जो जहाज हैं उनको रिफ्यूल नहीं कर सकते हो। यू हैव नो राइट टू रिफ्यूल। यानी कि अमेरिका को जवाब दे दिया स्पेन ने। यूनाइटेड किंगडम की जरा बात कर लेते हैं, यूके की बात कर लेते हैं। उसके जो प्रधानमंत्री वहां के हैं, उन्होंने तो जो है बिल्कुल साफ लहजे में कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूके को समझ नहीं आ रहा है कि वो जो है अपने नागरिकों के लिए जो है गलत कर रहा है। तो जो यूके के प्रधानमंत्री हैं वो पार्लियामेंट में जाकर के सीधा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिटरमाइन नहीं करेंगे कि यूके में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यूके के लोगों के लिए क्या हित की बात है क्या अहित की बात है, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे, ना कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को सीधा जवाब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने दे रखा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर तीसरी ओर आप जब देखते हो तो फ्रांस की बात कर लो। फ्रांस जो कि एक हमेशा जो है उसका एक लीजेंड, एक जो है गौरव रहा है, यूके का भी रहा है, ठीक है। तो फ्रांस कह रहा है, फ्रांस ने अभी कल एक नई योजना शुरू की है, वो ये कि फ्रांस जो है अपने जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा और वो बताएगा भी नहीं वर्ल्ड को नंबर कि उसके पास कितनी न्यूक्लियर कैपेसिटी हो चुकी है। साथ ही में ये भी फ्रांस ने कहा कि हम अमेरिका के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है ईरान के ऊपर कि एटम बम है उसके पास है, इसका खंडन करते हैं और हम अमेरिका का किसी प्रकार से जो है इसमें समर्थन नहीं करने वाले हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे। यदि जो है अगर कोई ट्रेड में डिस्ट्रप्शन पैदा होती है, अगर ट्रेड में किसी प्रकार का जो है अगर कोई विवाद आता है या कहीं पे जो है डिस्ट्रप्शन क्रिएट होती है, तो फ्रांस जो है उसमें मदद करेगा, पूरी तरीके से मदद करेगा। लेकिन फ्रांस, यूके और स्पेन जैसे जो कंट्री हैं, उन्होंने खुले रूप से जो है पहली बार ऐसा इतिहास में देखने को मिला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कभी भी चेंज हो सकती है। तो उसमें आपको पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यूरोप की कंट्री ने जो है वो अमेरिका का साथ नहीं दिया, उन्होंने एक अलग लहजे में बात की। अब इसके पीछे तात्कालिक जो कारण है वो दोस्तों यह है कि अभी थोड़े दिन पहले जो एक नंगा नाच चल रहा था ग्रीनलैंड को लेकर के, तब पूरा यूरोप जो है एक हो गया था और इसीलिए वक्त पड़ने पर यूरोप के कंट्री ने अमेरिका को धोखा दिया है। धोखा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको बताया है अमेरिका को कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। वाकई में यूरोप कंट्री जो है उनको अपने ताकत की ज्ञान नहीं है कि उनके पास खुद एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और वो खुद जो है आज जो है निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और ये उन कंट्री को समझ आना चाहिए और यूरोप को जो है अपनी ताकत का जो आईना है वो समझ आ चुका है कि वी आर पावरफुल। भारत की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत का जो है क्या स्टैंड है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है अभी कुछ ही दिन पहले भारत की बात करेंगे और चाइना की बात करेंगे और रूस की बात करेंगे कि इस युद्ध को लेकर के क्या है। देखिए, रूस के प्रेसिडेंट ने जो है, मैं आपको बता दूं, काफी डीप कंडोलेंस जो है, यानी कि काफी गहरी सांत्वना जो है, लोग यार देखो 1 घंटा होने जा रहा है, मैं कोई टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग नहीं करता हूं, लाइक कर दिया करो, ठीक है। हमें लोगों को जो है सपोर्ट नहीं करोगे, फिर किसको सपोर्ट करोगे, है ना। थोड़ा सा जो है लिहाज करो। देखो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो रूस ने जो है, जो अहमदुल्ला खुमैनी थे, ठीक है, अहमदुल्ला जो खुमैनी थे, उनकी डेथ पे जो है डीप कंडोलेंस जो है पत्र लिखा और कहा कि हमें जो है सांत्वना मतलब जो है देने की कोशिश की रूस के प्रेसिडेंट ने, क्योंकि रूस जो है बहुत समय से यूक्रेन के साथ युद्ध के साथ साथ लड़ते लड़ते वो इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। रूस जो है इसमें फंसना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम इधर यूक्रेन को कब्जा लें, अमेरिका चाहता है कि उधर जो है हम अपना काम चालू रखें। यानी कि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि युद्ध जो यूक्रेन और रूस के बीच का है वो कभी भी रुके, क्योंकि इसी युद्ध में जब तक रूस फंसा रहेगा तब तक रूस इधर कुछ नहीं बोलेगा। और मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जो है शक होता है कि जो रूस के प्रेसिडेंट हैं और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं, इनकी कहीं ना कहीं गठजोड़ है बीच में, ऐसा मुझे कहीं समझ आता है। वहीं पे चाइना की बात करें तो चाइना, देखिए चाइना जो है इस समय जो है बहुत ही एकदम बड़बोले ढंग से जो है बोल रहा है ईरान के मुद्दे में, जबकि भारत एकदम शांत बैठा हुआ है। भारत की एक चू नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है उसके पीछे थोड़ा बात करेंगे, चाइना क्यों बोल रहा है इसके पीछे भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिटेल में जो है बात इस पर कर लेते हैं कि चीन क्यों बोला और भारत क्यों नहीं बोला। देखिए, जो हमारे बीच जो ट्रेल है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीन जो है क्यों बोला। चीन दोस्तों इसलिए बोल रहा है, देखो कोई भी देश बोलता है और नहीं बोलता है, अपना स्टैंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तभी क्रिएट कर सकता है जब उसके पास इकोनॉमिक पावर हो। ये दोस्तों अर्थशास्त्र में चाणक्य लिख के गए हैं कि कोई भी देश जो है उसको इकोनॉमिक पावर बनना ही पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिकल पावर बन सकते हो। चाइना के पास आज दोस्तों जो है पूरी दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, जिन पे जैसे ही वो लगाम लगाएगा तुरंत जो है अमेरिका जैसा देश सरेंडर हो जाएगा। यानी कि चीन से तो भिड़ने वाला कोई नहीं है। और चीन जो एकदम जवाबी कार्रवाई करता है और जवाबी जो है जवाब एकदम मुंह पे देता है। तुम्हें 200% टैरिफ लगाना है अमेरिका को, तो चाइना कहता है कि हम तुम पर 300% लगाएंगे। तुम 300 लगाओगे, हम तुम पे 400% लगाएंगे। चाइना आंख में आंख डाल करके बात करता है अमेरिका के साथ।
हमारा भारत नहीं कर पाता है, हमारे जो मोदी जी जो हैं वो बात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। जो यहाँ पे एक जो बड़ी बात है, जो जिसके पीछे नहीं कर पाते हैं, वो पहली बात जो आपको समझ आनी चाहिए कि भारत आज इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी नहीं है। माना कि भारत जो है आज $5 ट्रिलियन की एक अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत का जो डॉलर है के सापेक्ष जो रुपया है वो कंटिन्यू गिर रहा है, भारत को जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, भारत को जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है का कंटिन्यू गिरना, सत्ता में जो विपक्ष की पार्टी है उसके द्वारा बार बार जो है सवाल उठाए जाना, कई प्रकार के जो है पिस्टीन फाइल को लेकर के मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना। आज 5 मार्च 2026 है और सुबह सुबह ही जो है मोदी जी को जो है किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो जो है मोदी जी को जो है बताते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब भैया दूंगा, ठीक है, थोड़ी मेरी बात बची है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है नमस्ते जो है उसके बाद जो है मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। जो लोग कनेक्ट हैं मैं आपके सवाल लूंगा, बस थोड़ी बात बची है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे, ठीक है, वरना मेरे पर लाइव आने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भारत है आज इकोनॉमिक पावर नहीं है, बस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत के ऊपर इकोनॉमिक रूप से बहुत लोड पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका से जो हमारी ट्रेड डील अभी नहीं हो पा रही है वो बीच में अटकी पड़ी हुई है, क्योंकि ये युद्ध शुरू हो गया और उधर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो अमेरिका का था वो डिसीजन आ गया, तो ट्रेड डील तो अभी भी लटकी हुई पड़ी हुई बीच में है। तो भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को खुश करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम भारत क्यों नहीं बोल रहा है अमेरिका को खुश करने के चक्कर में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वहां पे भारत के कम से कम नहीं तो 1 करोड़ लोग भारत के जो है गल्फ कंट्री में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा भारत की पहली जिम्मेदारी है। ईरान में उतने लोग नहीं रहते हैं जितना रेमिटेंस भारत के जो लोग हैं, जो गल्फ कंट्री में मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो भारत को बहुत लंबा चौड़ा रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे भारत को कमाई होती है, जिससे भारत के अंदर डॉलर आता है। इसलिए जो भारत है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के पक्ष में झुका नहीं, अमेरिका और मिडिल ईस्ट जो देश हैं, जो गल्फ कंट्री हैं उसके बीच में और जो इजराइल है उसके पक्ष में भारत बैठा हुआ है। आप देखोगे कि भारत का कोई भी बयान ईरान के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। अभी 2 घंटे पहले की बात है कि भारत के जो विक्रम मेसी हैं, जिनको आपने कई बार जो है पाकिस्तान और भारत के जब ऑपरेशन पहलगाम वाला ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें आपने विक्रम मेसी ये नाम बार बार सुना होगा, भारत के जो है फॉरेन सेक्रेटरी मतलब कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों आज जो है ईरान का जो भारत में दूतावास है, कांसुलेट है, ठीक है, एम्बेसी है, वहाँ पे जो है आज विजिट करते हैं और वहाँ पे जो शोक का दरअसल कंडोलेंस का एक साइन करने का होता है, ठीक है, जिसमें ये डिक्लेयर हो जाता है कि भारत ने जो है शोक उसमें मनाया है अहमदुल्ला खुमैनी की डेथ पे। तो भारत सरकार की ओर से विक्रम मेसी जाते हैं, उस पर साइन करके आ जाते हैं, यानी कि भारत ने अपनी दुख जो है वो जाहिर कर दिया है अहमदुल्ला खुमैनी के उस पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे, भारत के कोई भी सत्ता पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक भी ट्वीट अहमदुल्ला खुमैनी के लिए नहीं आता है। इसके पीछे जो मैंने 2-4 कारण बताए, भारत के ऊपर जो ट्रेड डील है वो नहीं हो पा रही है, इजराइल जो है भारत का मित्र है, इजराइल से हमें बेनिफिट है, इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी, इजराइल जो इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इजराइल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी मदद करने वाला, इजराइल जो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, ईरान से हमें कोई बेनिफिट ज़्यादा है नहीं, ईरान से हमें कोई बेनिफिट है नहीं। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग जो है रहते हैं भारत के, मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ा रेमिटेंस भारत को एक मोटा आता है, ये एक बड़ा कारण में से एक है। साथ ही में दूसरी चीज ये भी है, भारत का बयान ना आने के पीछे कारण ये है कि देखो युद्ध स्टार्ट हो ही चुका है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो ब्लॉक हो ही चुकी है, ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ब्लॉक कर देता है, जिससे भारत का बहुत बड़ा ट्रेड होता है, बल्कि दुनिया का बहुत ज्यादा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होता है। युद्ध के बीच में भारत को तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी ईरान वगैरह या गल्फ कंट्री से, ये तो बात तय है। तो फिर तेल देगा कौन भारत को? तेल दोस्तों देगा अमेरिका, तेल दोस्तों देगा रूस पे, चूंकि पहले मना कर दिया है ट्रेड डील अगर करवाना है अमेरिका से तो रूस से बंद करना पड़ेगा। तो अमेरिका नहीं देगा तो वेनेजुएला देगा, क्योंकि अमेरिका अगर खुश रहेगा तो अमेरिका कहीं ना कहीं हमारा इंतजाम तेल का करवा देगा। आप कहोगे सर तेल का मतलब पियोगे क्या उसको? और अगर आप ऐसी बात करते हो तो कहीं ना कहीं फिर जो है आपको समझ उतनी है नहीं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि तेल का अगर प्राइस महंगा हो गया तो पूरी दुनिया, पूरे भारत में जो है ना आपकी हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो तेल से ही होता है। मतलब गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल डीजल मट्टी के तेल यही सब डालोगे ना तो चलाओगे कहाँ से? इतिहास से थोड़ा सा सीखा करो। इतिहास में अगर आप उठाकर देखोगे तो गल्फ क्राइसिस कई बार इतिहास में हुए, जैसे 1974 में, 1967 में जब 6 कंट्री एक साथ भिड़ पड़े थे, इजराइल के साथ, इराक ने कुवैत के साथ, इराक ने ईरान के साथ, इतने सारे जो है गल्फ क्राइसिस हुए। इसी कारणवश जो है 1991 में भारत की जो इकोनॉमी थी वो चरमरा करके जो है बीओपी क्राइसिस आ गया था। बात को समझो, भेजे में बैठा लो। भारत के पास बीओपी क्राइसिस 1991 में क्यों आया था? आपको कभी सवाल हुआ? क्योंकि ऑयल क्राइसिस इतने ज्यादा हो चुके थे, बार बार गल्फ कंट्री आपस में लड़े जा रहे थे, कहीं इजराइल से लड़ रहा था, कहीं फलस्तीन लड़ रहा था, कहीं गल्फ कंट्री लड़े जा रहे थे, कहीं ओपेक वाला अपना जो है झंडा गाड़ दे रहे थे कि हम तेल नहीं बेचेंगे। तो भारत को जो है तेल की आवश्यकता है और बहुत सारे जो फायदे भारत के हैं वो ईरान से नहीं है, ये बात आप समझ के रखिए। आप कहोगे सर आप हमें लगता है कम पढ़े लिखे हो, आपको ये नहीं पता है कि ईरान से भी हमारे बेनिफिट है। ईरान से जो बेनिफिट है वो हम आपको बता देते हैं, इक्का दुक्का ही बेनिफिट है। जैसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है जो भारत ने ले रखा है।
दूसरा ये है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बनना है, ठीक है, एक कॉरिडोर बनना है, वो ईरान से ही होकर के जाता है। यही दो तो काम है। साथ ही में ईरान से हमें तेल भी मिलता है, ईरान जो है स्टेट ऑफ हार्मुज से हमें रास्ता दे देता है, इतना ही सा काम है। देखो यहां पे एक बात आप थोड़ी सी समझो, वो दोस्तों ये है कि जब तक देखो युद्ध चलेगा तो ईरान का चाबार पोर्ट तो हम यूज ना कर पाएंगे। और अगर मान लो ईरान अगर जीत गया, ईरान अगर जीत गया, ठीक है, तो पहली बात तो देखो ऐसा होगा नहीं कि ईरान जो है मतलब जीत जाए, वो तो युद्ध देखो लंबा खींचेगा। ये अभी क्यों लंबा खींचेगा उस पर भी हम बात करेंगे। ये युद्ध लंबा जाएगा, क्यों लंबा जाएगा अभी हम बात करेंगे उस पर। देखो अगर अमेरिका जीत गया या इजराइल जीत गया तो देखो हमारी चाबार वाला जो है ना, चूंकि सरकार बदलेगी, सरकार आएगी प्रो अमेरिका, तो चाबार वाली डील हो जाएगी और साथ में जो कॉरिडोर वाला मामला था वो भी क्लियर हो जाएगा। कॉरिडोर को हमारी थोड़ी ना गर्ज है, कॉरिडोर तो सबकी गर्ज है, सबको बनवाना पड़ेगा, तो हमारी थोड़ी ना गर्ज है। रही बात चाबार पोर्ट की, तो चाबार पोर्ट तो हमें वैसे भी मिल जाएगा जब सरकार हमें बदल जाएगी। तो हम क्यों जो है, हम अगर बैलेंस करें, अपने कैलकुलेशन करें पॉलिटिक्स का, तो हमें ये फायदा समझ आएगा कि अमेरिका के साथ रहने में हमारी तेल की सप्लाई भी होती रहेगी, अमेरिका के साथ रहने में हमें इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता रहेगा, अमेरिका और जो मिडिल ईस्ट कंट्री गल्फ कंट्री के साथ रहने में हमें रेमिटेंस भी मिलता रहेगा, वहां पे जो हमारे सुरक्षित लोग हैं वो भी रह सकेंगे, और भविष्य में हमें जो पैसा मिलेगा मोटा अमेरिका की साइड से ही मिलेगा। इसलिए आपने देखा है कि भारत जो है बहुत शांत तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है डील कर रहा है इस समय जो वर्ल्ड में क्राइसिस बना हुआ है। फिर हम थोड़ा सा एक बात ये देखते हैं कि चाइना मतलब क्यों जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना दोस्तों ईरान को सपोर्ट करने के पीछे ये है कि चाइना को देखो तकलीफ क्या हो रही है, हम आपको बता देते हैं। चाइना और ईरान के बीच दरअसल तेल का एक एग्रीमेंट है कि चाइना जो है पूरी दुनिया चाहे जितने भी सैंक्शन लगाए ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान से चाइना हमेशा तेल खरीदेगा, ये वायदा है चाइना का ईरान से। और जब दोस्तों ये युद्ध चलेगा तो चाइना को तेल मिलेगा कहां से, बात समझ रहे हो। तो चाइना का तो पहला तो जो वो जो पैसा कमाता है मोटा ईरान से नहीं, ईरान से जो है जो तेल खरीदता है वो तेल पे संकट पहला आ जाएगा चाइना के ऊपर। दूसरा संकट जो है चाइना के ऊपर ये है, आप थोड़ा एंगल को समझिए, बहुत मैं डिटेल में बात करता हूं, ठीक है, हमारी उम्र पे मत जाइएगा, हाँ हम बहुत डिटेल में बात करते हैं और 1 घंटे से आपके सामने बोल रहा हूं, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है और सब दिमाग में भर के लाया हूं, सब आपके सामने बोल रहा हूं। तो चाइना जो है, चाइना का पहला एंगल मैंने आपको क्या बताया, जो तेल है ना वो सप्लाई चाइना को बंद होने वाली है। साथ ही में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ना वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो को भी उससे नुकसान होगा कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। फिर तीसरा जो पॉइंट चाइना के लिए चिंता की बात है वो दोस्तों चाबार पोर्ट है। चाबार पोर्ट क्यों जिम्मेदार है, चाबार पोर्ट अगर भारत को ना मिले, अगर कहीं चाइना को मिल जाए तो चाइना बुद्धि लगा रहा होगा कि अगर चाबार पोर्ट भारत से छीन करके अगर चाइना को दे दिया जाए तो, क्योंकि चाइना तो, इंडिया तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, और अगर चाइना को मिल गया चाबार पोर्ट तो भारत तो और गिर जाएगा, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है। चाइना की पॉलिसी क्या है, पल्स ऑफ डायमंड, इंडिया को चारों तरफ से घेरो, हमनटोटा से घेरो, जिबूती से घेरो, हर जगह से घेरो, पाकिस्तान से घेरो, इधर म्यांमार से घेरो, हर तरफ से जो है इंडिया को घेरो। तो इंडिया जवाब में क्या बनाता है, नेकलेस ऑफ डायमंड। भारत ने ओमान में खरीद रखा है, भारत ने चाबार पे रख रखा है, भारत ने जो है नीचे मॉरिशस, मालदीव, इनमें अपनी सर्विलांस स्टैब्लिश कर रखी है। भारत जो है सागर सिक्योरिटी एंड रीजनल ग्रोथ इंक्लूसिव फॉर ऑल, ये दोस्तों साउथ में चलाता है। महासागर जो प्रोजेक्ट है भारत का, उससे इंडियन ओशियन में भारत सुरक्षा करता है। साथ ही में भारत जो है मैं आपको बता दूं तो इधर अगर बात करोगे तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सबांग, जो हमनटोटा जहां पे जो है श्रीलंका में चाइना ने लिया है, उसके बगल में ही जो है भारत ने भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिससे हमनटोटा पे निगरानी की जा सके। श्रीलंका को एकदम सख्त भाषा में बता दिया भारत ने कि श्रीलंका के पास कोई भी चाइना का जहाज दिखाई ना पड़े। तो आप समझ रहे हो कि चाइना की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। चाइना जो है भारत को स्ट्रिंग ऑफ पल्स से घेरना चाहता है। भारत बदले में किससे जवाब देता है, नेकलेस ऑफ डायमंड, उससे चाइना को घेरना चाहता है। चाइना जब तिब्बत वाले पॉइंट पे आता है तो वो फिलीपींस वाले पॉइंट पे कमजोर हो जाता है, और जब फिलीपींस वाले पॉइंट पे जाता है, संकाकू आइलैंड जिसपे वो विवाद हमेशा बना रहता है, या टीटू आइलैंड जो उसका साउथ चाइना सी में है, या ताइवान के मुद्दे पे जब जाता है तो इधर इंडिया से कमजोर पड़ जाता है। चाइना के 2 पॉइंट है, दोनों नब्ज हैं। अगर वो साउथ चाइना सी में जाएगा तो इंडिया से जो है कमजोर पड़ जाएगा, अगर इंडिया से इधर लड़ेगा तो साउथ चाइना सी में कमजोर पड़ जाएगा। तो चाइना को दोनों तरफ से थोड़ा सा चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा मतलब नुकसानदेह है। दूसरी चीज चाइना जो है, एक तो चीज ये समझ आई कि चाइना जो है अगर वो सोच रहा कि इंडिया को जो चाबार पोर्ट ईरान ने दे रखा है वो चाइना को मिल जाए, ये बात समझ आई। चौथी जो बात है, जो फोर्थ, जो चाइना जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है खुले रूप से, देखो खुले रूप से सपोर्ट चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इकोनॉमिकली पावर है। इंडिया ऐसा चाह करके भी जो है नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया जो है इकोनॉमिक पावर उतनी बड़ी है नहीं। और देखिए आदर्शवाद जो है ना वो चलता नहीं राजनीति में, राजनीति में रियलिज्म चलता है, यथार्थवाद चलता है। वहां पे आप सिद्धांतों की बात नहीं कर सकते हो। सिद्धांतों पे चलोगे ठीक है तो फिर आप बढ़ नहीं पाओगे, ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे मैदान में, ठीक है। रियलिस्ट पॉलिसी अभी भारत सरकार अपना रही है,
और नॉन अलाइन मूवमेंट की जस्ट विपरीत है। और कुछ लोग इसमें एपिस्टीन फाइल का जो मोदी का जो एंगल है, ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं मोदी जी को, लेकिन जब ये मुद्दा निकल के आता है ब्लैकमेल वाला, तो उसमें हमें ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों बड़ बोला आदमी है। अगर ऐसा होता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहे होते, तो आपको क्या लगता है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है इमैनुअल मैक्रॉन का मैसेज जो है प्राइवेट चैट पे आया हुआ उसको जो है वो डाल देता ट्विटर पे है, तो क्या वो जो है मोदी जी की बात को जो है बार बार नहीं बोलता? जब वो ये इतनी बार बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है उसको उसी ने रुकवाया, जिन्हें कितने जहाज गिराए गए, ये जब वो 50 बार बोल सकता है, तो वो क्या इस बात को नहीं बोल सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को मैं ब्लैकमेल करना चाह रहा हूं? मुझे जहां तक लगता है, मैंने लक्षण देखे हैं इसके डोनाल्ड ट्रंप के, उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि अगर बाई चांस ऐसी कई बात होती तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो है 50 बार गा चुका होता। फिर जो लास्ट पॉइंट है कि चाइना, अच्छा मेरी बात खत्म होने वाली है, आप अपने सवाल नीचे डाल सकते हो, ठीक है, लास्ट फेज पे आ चुका हूं, खत्म होने वाली बात है। जो चाइना है ना, उसके पीछे कारण ये है कि अगर ईरान जो है हार गया, ईरान अगर हार गया तो वहां पे अमेरिका बैठ जाएगा आकर के, इजराइल का पपेट बैठ जाएगा आकर के, और चाइना की जो स्वतंत्रता है उसके पड़ोस में जो है अमेरिका और इजराइल वाली जो सरकार है वो बैठ जाएगी आकर के, तो चाइना के लिए जो कम्युनिज्म है वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाएगा। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास में जो है इजराइल या अमेरिका की पपेट सरकार बैठे आकर के उस पर जो है निगरानी कंटिन्यू कर दे, सर्विलांस कंटिन्यू कर दे, तो ये चाइना कभी नहीं चाहेगा। अब हम अंतिम सवाल पे ले लेते हैं कि सर इस युद्ध में जो है कौन जीतेगा? अमेरिका जीतेगा, इजराइल जीतेगा, ईरान जीतेगा, कौन जीतेगा? इस युद्ध का भविष्य क्या होगा? क्या ये सर वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आखिरी सवाल, इसको ले लेते हैं, उसके बाद जो अपनी लाइव सेशन को एंड कर देते हैं। और जो आज का लाइव सेशन था वो वाकई में बहुत बेहतरीन था। अब थोड़ी सी बात युद्ध के अंतिम रिजल्ट पे कर लेते हैं कि रिजल्ट में होगा क्या। और जो भी लोग अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें जो है मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है? आपको जो है मैं कुछ उपहार दूंगा, ठीक है? मैं अपनी बुक आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है? क्योंकि आप जो है हमारी जो लाइव है इसमें उपस्थित रहे, इसलिए आप जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हो हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि सर मैंने आज आपकी लाइव देखी थी, और हमें जो है मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपनी बुक दूंगा इंडियन पॉलिटी की, आपकी बहुत काम आएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि सर जो है कौन जीतेगा, ईरान जीतेगा, कौन जीतेगा? देखो यहां पे हम ईरान को कमजोर नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? ईरान जीत भी सकता है। कैसे जीत सकता है? क्या सर वाकई जीत जाएगा? लेकिन भारी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? हो सकता है इजराइल को जो है बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। इजराइल को नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? क्या गल्फ कंट्री जो है बहुत भारी नुकसान उठाने वाली हैं? हो सकता है। कैसे? देखो ईरान जो है ना, मैंने आपसे शुरू में क्या कहा, ईरान के पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है अमेरिका की हरकतों से, वो अंदाज उसको है कि अमेरिका क्या करता है। वहां के जो प्रेसिडेंट है ना वो भी यही कह रहे हैं, सॉरी वहां के जो मतलब जो भी वहां के होते हो वो भी यही कह रहे हैं। अमेरिका वियतनाम में हारा, अमेरिका अफगानिस्तान में हारा, अमेरिका वियतनाम में हारा, अमेरिका अफगानिस्तान में भी हारा। बात समझ रहे हो? जो ईरान की जो इलाका है ना वो उबड़, ईरान का जो है वो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। यदि ईरान जो है, अगर देखो युद्ध जो है हमेशा आप याद रखिएगा, आपके पास कितने हथियार हैं, आपके पास कितने हथियार हैं, इस बात से जो है युद्ध नहीं जीते जाते इस दुनिया में। इस बात को भली भांति आप जो है गांठ बांध लीजिए, युद्ध कभी भी ताकत से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं दिमाग से। और ईरान अगर अपने दिमाग का प्रयोग कर ले तो ये गल्फ कंट्री और इजराइल हारेगा। कैसे हारेगा? देखिए जो मिसाइल होती है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आपको मिसाइल चलानी पड़ती है। जैसे मान लो इजराइल है तो इजराइल जो है वो बार बार मिसाइल अपनी चला रहा है। जैसे मान लो हमने ड्रोन लॉन्च किया, ईरान के पास ड्रोन का जखीरा है। अब ये ड्रोन जो है ना ये बहुत काम की चीजें हैं। ईरान अगर बार बार ड्रोन चलाएगा और उसको मारने के लिए इजराइल को बार बार एक मिसाइल चलानी पड़ेगी, मिसाइल इंटरसेप्टर का प्रयोग करके मिसाइल चलानी पड़ेगी, तो हो सकता है एक समय के बाद ईरान जो है वो हावी पड़ जाए इजराइल और मिडिल ईस्ट के जितने कंट्री हैं उनके ऊपर, बशर्ते अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा हथियारों का शस्त्र जो है वो प्रदान ना करे इजराइल वगैरह को। इजराइल के शस्त्र मैं आपको बता दूं वो कमजोर हो जाएगा और युद्ध का प्रभाव कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे पड़ता ही है। देखो ईरान तो बर्बाद है ही, हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, ईरान का ये मानना है। ईरान का कुछ नहीं जाएगा लेकिन इजराइल चौपट हो जाएगा और इजराइल में कहीं विद्रोह ना कर दे जनता, क्योंकि कब तक तुम्हारा भैया सहा जाएगा? तुम तो एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हो, बेंजामिन नेतन्याहू, यू आर अ करप्ट पॉलिटिशियन। तुम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहे हो और तुम्हारी फंडिंग के लिए तुम्हारा जो पिछलग्गू अमेरिका है वो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये बात यूरोप बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ईरान अगर जो है बुद्धिमानी तरीके से बार बार ड्रोन लॉन्च करता है और जिसको मारने के लिए एक मिसाइल यूज करनी पड़ेगी, यानी कि हम चला रहे हैं छोटी चीज जो कम में बनती है, वो चला रहा है बड़ी चीज जो ज्यादा में बनती है, उससे जो है इजराइल की जो मिसाइलें हैं वो खत्म होंगी धीरे धीरे। और युद्ध में पैसा देखो बर्बाद होता ही है क्योंकि सैनिक पैसे पे ही काम करता है।
अब आप कहोगे सर आपको शायद नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। कुछ ड्रोन ऐसे भी आते हैं जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग करके जो है उड़ते हैं, जिनको जो है इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। मैं भी जानता हूं, मुझे भी पता है, रसिया यूक्रेन वार में वो यूज हुए हैं। आप कहोगे सर जो है किसी भी ड्रोन को इंटरसेप्ट जो है उसको लेजर जो बीम से जो है उससे भी किया जा सकता है, जो भारत ने भी टेस्टिंग अभी आपने की हाल ही में, मुझे भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जो है बहुत ज्यादा मिसाइलें यूज करेगा और ईरान जो है वो छोटे मोटी चीजें चलाएगा। और ईरान के पास एक लंबा चौड़ा जखीरा है हथियारों का, और वो बार बार कह रहा है कि अब तुम वो देखोगे जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। साथ ही में एक बात मैं और भी भूल गया, ईरान जो है, ईरान के साथ साथ 74 देशों के जो नेवल शिप हैं, नेवल, वो दोस्तों हमारे भारत में मिलान एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आए थे नीचे साउथ में। और उसमें दोस्तों जो है उनका एक नेवल शिप जो है वो वापस जा रहा था, नेवल शिप जो है वो वापस जा रहा था, और उसको जो है अमेरिका टारपीडो के द्वारा उस नेवल शिप को जो है श्रीलंका के पास एक गाले जगह है, ईरान की एक सबमरीन थी जिसका नाम था आयरिस, आयरिस था, ठीक है, आयरिस देना जो है ईरान की सबमरीन का नाम था। उस आयरिस देना को जो है अमेरिका श्रीलंका के गाले नामक जगह के पास, श्रीलंका के जो भारत की बाउंड्री में, इंटरनेशनल बाउंड्री में नहीं आता है, वो श्रीलंका के पास आता है, और वहां पे जो है टारपीडो से अमेरिका उसको ढेर कर देता है। अब भारत जो है, भारत के ऊपर सबसे बड़ा दबाव यह है कि भारत ने जो है, भारत के घर पे कोई मेहमान आता है, ईरान जो है तुम्हारे यहाँ पे मिलान एक्सरसाइज में जो है भारत सरकार ने पूरी फोटो डाली थी कि ईरान जो है हमारे यहाँ पे सबमरीन के थ्रू पार्टिसिपेट करने आया था मिलान एक्सरसाइज में। 74 देशों की सबमरीन भारत के मिलान एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आई थी, और उसी का एक सबमरीन ईरान का वापस लौट रहा था, जिसको श्रीलंका के पास में गाले नामक जगह पे जो है उस आयरिस देना जो सबमरीन थी ईरान की, उसको अमेरिका के टारपीडो के द्वारा जो है ढेर कर दिया जाता है, सबमरीन को उड़ा दिया जाता है। उसमें से 87 से भी ज्यादा लोग जो है मारे जाते हैं। 32 लोगों को सबमरीन से श्रीलंका की जो सेना है वो बचा करके लाती है, और भारत सरकार का एक भी बयान नहीं आता है। क्या ये वही अतिथि देवो भव है? क्या ये वही भारत है जो कहता है अयम निजा पर्वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम? चलो मान लिया कि तुमने जो है धार्मिक नेता के ऊपर जो है तुमने बयान नहीं दिया, तुम इसकी भी जो है, क्या तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि टारपीडो जो है समुद्र में तैर रही है और अमेरिका हमारे घर पे चला आया, मतलब भारत के बिल्कुल नीचे चला आया, बिल्कुल खपड़े पे चला आया। तुम कहते हो, इंडिया कहता है कि हम इंडियन ओशियन में किसी भी चीज को सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके लिए जो है सागर और महासागर अभियान चलाए जाते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का भारत जो है मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अभी जो है उसको मतलब जो है मिली हुई है। और साथ ही में जो कोलंबो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, चाहे जो है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की अगर हम बात कर लें, इन सभी में भारत शामिल है। भारत जो है पूरी ठेका लिए बैठा हुआ है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे फिर वो क्वाड के माध्यम से हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और इन सभी के साथ जो है घेरने का प्रयास इंडो पैसिफिक रीजन में रहता है। फिर चाहे वो I2U2 हो, जो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई के साथ बना करके जो है किया जा रहा हो, और एक तरफ जहां पे जो है आपके अतिथि देवो भव यानी कि मिलान एक्सरसाइज जो भारत में चल रही थी, जहां पे सबमरीन एक ईरान की आती है और वो वापस जाते समय अपने घर तक नहीं पहुंच पाई, और उसको रास्ते में ही जो है अमेरिका के एक टारपीडो ने श्रीलंका के पास गाले नामक जगह पे उस आयरिस देना को मार करके ढेर कर दिया जाता है, और भारत सरकार का एक भी ट्वीट नहीं आता है। अतिथि देवो भव, किस प्रकार का ये जो है, मतलब जो है किस प्रकार की ये बोली है। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू, उनको जैसे जानकारी पता चलती है कि आज राहुल गांधी जी जो है संसद में जो है आने वाले हैं और वो जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से जो है क्वेश्चन पूछेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी जो है तुरंत वहां से जो है अपनी बैग गिर डालते हैं और शांति से जो है चले जाते हैं। आज हमारे देश में पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर ऐसा आता है। इससे बढ़िया तो मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट लगता है, जो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बैठ करके करता आकर के, हर जगह पे जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव है वहां पे जो है जवाब देती आकर के, छोटी छोटी घटना का मीडिया के सामने वहां पे जो है, जो मीडिया वहां की है वो आंखों में आंखें डाल करके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जो है सवाल पूछती है। लेकिन हमारे देश में जो है, आपको पता होना चाहिए कि जब से एक नया युग स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कल्कि के 10वें अवतार, 2014 के बाद से भारत में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बंद हो गई। इससे बढ़िया तो पिछली सरकारें थी जहां पे प्रधानमंत्री आते थे, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आप कहोगे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत होती है देश में हमारे, लेकिन जो पत्रकार चूज किए जाते हैं वो सब पहले से पूछे गए होते हैं। क्वेश्चन कौन से होते हैं? सर आप सुबह चाय में क्या लेते हो? सर आप शाम को कॉफी में क्या लेते हो? सर आप सुबह जो है उल्टे हाथ से लिखते हो कि सीधे हाथ से लिखते हो? दिस इज क्वेश्चन। अरे हमारे इस आदमी को जो है सामने बैठा लो जाकर के तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाए, वो सब पहले से तय होता है, वहां पे मामला जो है पहले से फिक्स होता है। किस बात की आप जो है अतिथि देवो भव का मैसेज देते हो? ईरान का जहाज जो है यहां से सुरक्षित पहुंच नहीं पाया, कम से कम उसको सुरक्षित पहुंचा देते, कम से कम उसको बता ही देते कि तुम्हारे पीछे जो है टारपीडो लगी हुई है, अमेरिका की है, और अमेरिका का जो जहाज है वो यहां पे क्या कर रहा है इंडियन ओशन में आकर के।
और भारत का सरकार का एक ट्वीट नहीं आता है कि मिलान एक्सरसाइज में तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे बुलाने पे जो है ईरान यहाँ पे आया था, तुमने एक ट्वीट नहीं कर पाया। तुम्हारे यहाँ के प्रेसिडेंट जो मिस्टर द्रौपदी मुर्मू, वो जो है उस पर ट्वीट पे डालती हैं कि देखो मिलान एक्सरसाइज चल रही है, ईरान आया, सब आया, फोटो वोटो वगैरह होती है, वो आज जिंदा नहीं है। ये अतिथि देवो भव है, वापस नहीं पहुंच पा रहा है। और अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहां पे आ जाए, इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में आ जाए, और तुम्हें पता ही नहीं चले, भारत को पता ही नहीं चल रहा है। तो सवाल दोस्तों यहां पे बहुत गहरे हैं, ठीक है, कि इंडिया की जो पॉलिसी है मतलब कैसी चल रही है, क्या पूरी मतलब सेल आउट हो चुकी है, इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पूरी खो चुका है। माना कि हमारे फायदे हैं, हमारे इंटरेस्ट जो है यूएस और इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ हमारे हैं, हमारे ऑयल की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए भी जो है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो मानवता का लिहाज रखते प्रभु। कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करो प्रभु, कभी तो पार्लियामेंट में आ जाया करो प्रभु। तुम्हें जो है वहां पे पार्लियामेंट स्पीकर है, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो है जान माल को खतरा है। अरे पार्लियामेंट में जब देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं तो फिर कहां पे सुरक्षित होगा? तो देश का आम नागरिक कहां सुरक्षित होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ऐसा वक्तव्य, ऐसा बयान देने से पहले जो है क्या ही मतलब बात की जाए। हमारे देश के स्पीकर कहते हैं कि हमारे देश के जो उनको है जान को खतरा है, जान को खतरा है। पार्लियामेंट में पीएम को जान को खतरा है, मीडिया के सामने जान को खतरा है। तब से कब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हुए हैं, कब से जो है पार्लियामेंट में आकर के कभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन के सवालों का जवाब दिए हुए हैं। आपकी जान को खतरा है। आपको जैसे आज सुबह पता चलता है कि आज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पहुंचने वाले हैं, आपको तुरंत जो है बैरियर डालते हैं और आप आए हुए वापस लौट जाते हैं। रही बात दोस्तों ईरान इजराइल के युद्ध में, उसमें दोस्तों मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। लाइव हमारी जो है समाप्त होती है और मेरी जो है कहानी हो चुकी है। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी और लाइव सेशन दोस्तों जो है कंप्लीट हो चुका है।